जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बार आप लोग भी बताएंगे तो और भी अच्छे होंगे और भी शानदार हो जाएंगे। अनोखी वर्मा, अनमन राव, जितेंद्र, गोविंद दीक्षित, मेघा गुप्ता, वर्मा जी, मोनालिसा, नवीन सर का लाडला ललित, लक्ष्मी देवी, सोनू प्रजापति, सुहानी दिवाकर, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं और अगले मतलब 3 से 4 दिन तक या जैसे हमें ज़रूरत होगी उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे क्लास को। वो डिपेंड करेगा आज की क्लास कहाँ तक पहुँचती है और कैसे पहुँचती है। तो आप सब अच्छे होंगे तो हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपका गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड वायसराय, इसको हमको पढ़ना है। और हम लोगों ने जब आपका पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को पढ़ा था तो बहुत सारे एक्ट हमने पढ़े थे, आप सबको यदि याद हो। तो कुछ एक्ट्स में हमने जिक्र किया था कि किस तरह से आपका गवर्नर की शक्तियों को बढ़ा करके उसको गवर्नर जनरल, और फिर जैसे जैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, यहाँ की राजनीति में जब उसने आपका भागीदारी शुरू की तो उनकी शक्तियाँ जो हैं बढ़ती चली गई और क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। तो उस तरह से उन्होंने फिर एक वायसराय भी बनाया। इन सबको हमको समझना है, ये कौन कौन लोग थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लाइव से लेकर के कार्नवालिस तक। बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है इन दिनों में, और ये एक ऐसा पार्ट है जिसको अक्सर साधारण इतिहास पढ़ते समय हम छोड़ देते हैं या हमसे छूट जाता है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए इसकी जरूरत थी, इसीलिए हमने इस क्लास को डिजाइन किया। शुरू करें, एक बार थम्स अप कर देंगे जी भैया। बहुत धैर्य के साथ में हम पढ़ने और सीखने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले बनाएं बंगाल के बंगाल के गवर्नर गवर्नर और गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले हमको ये समझना है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हम सब करके मुझे एक बार ये बताएं कि आप जानते हैं ना बंगाल में अंग्रेजों ने कितना संघर्ष किया या किस तरह से हमारी चीज़ों को कैप्चर किया अपनी कूटनीति से चलते हुए, लोगों को लालच दे करके। क्योंकि बंगाल, मैंने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे आपका इंडस्ट्रीज़ था, और इंडस्ट्रीज़ होने का कारण था वहाँ पर जो आपका रेशम का व्यापार हुआ करता था, जो वहाँ पर सिल्क का बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा था। और साथ में वहाँ पर जो साथी आपका फसलें, यानी कि अगर हम बात करें खाद्यान्न की, वह भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर पैदा होता था। तो बंगाल में बहुत सारे संघर्ष हुए। जैसे हम आपसे पूछें प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757, वह अंग्रेजी शासन की शुरुआत का एक युद्ध माना जाता है। और फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो 1764 में, उसको अंग्रेजी राज की स्थापना का कारण माना जाता है। तो अंग्रेज अधिकारी भारत में एंटर कर ही रहे थे। तो इस क्रम में सबसे पहले यहाँ पर नोट बना लेना एक, क्या बंगाल का बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था। फर्स्ट गवर्नर ऑफ फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो उसका नाम है आपका, क्या बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये व्यक्ति था आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य आगे बढ़ा तो फिर बंगाल को क्या बोलेंगे, जो बंगाल का गवर्नर था उसका पद कर दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। आगे आने वाली कक्षाओं में हम समझेंगे इसको। तो अभी आप नोट बना लीजिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर इसी गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया, और बिहार उड़ीसा जैसे क्षेत्र इसके अधीन कर दिए जाएंगे। तो कौन व्यक्ति बना था ये आपको बताना है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बना था आपका कौन, ये था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था ये आपका 1773 के किस एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट से। 1773 के
रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट से इसको बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट से। ओके, फिर क्या हुआ और एक्सपेंड इन्होंने किया, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का, अभी नोट डाउन करें फिर हम चीजों को समझेंगे। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन व्यक्ति बना था? गवर्नर जनरल आपका बना था विलियम बेंटिक। कौन व्यक्ति बना था? विलियम बेंटिक बना था, बेंटिक। और ये प्रावधान हुए थे किस एक्ट से? हमने आपको पढ़ाया हुआ है सब, 1833 के एक्ट से इसको बनाया गया था विलियम बेंटिक को। यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो बना आपका विलियम बेंटिक। इसके बाद में भारत का पहला गवर्नर जनरल ये हो गया। और फिर 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति में क्या हुआ? संपूर्ण भारत एक साथ खड़ा हुआ, मतलब छिटपुट जगह 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 ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में आए। तो क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी से उसका शासन ले लिया गया क्राउन ने, और 1858 से क्राउन का शासन शुरू हुआ था। ये हमने आपको पॉलिटी की क्लासेस में बताया था। 1858 से ईस्ट इंडिया कंपनी से उन लोगों ने शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया, और एक एक्ट लेके आए थे 1858 का एक्ट। और उसमें क्या बोला गया? अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, और भारत में अब होगा वायसराय। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? जिसकी हेल्प के लिए एक आपको पता भी होगा भारत सचिव भी था, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये कौन व्यक्ति बना था? तो ये बना था आपका कैनिंग बना था। और कैनिंग बना था ये आपका 1858 के एक्ट से। 1858 के एक्ट से। अभी आपको ये चार ध्यान रखने हैं, बाकी हम आपको बाद में बताएंगे कि स्वतंत्र भारत जब हुआ तो वो स्वतंत्र भारत के समय पे बात करेंगे कि माउंटबेटन को वो जिम्मेदारी मिली, और पहले भारतीय बने स्वतंत्र भारत में वो थे राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि गांधी जी के समधी थे, फिर उनको वह जिम्मेदारी मिलती है। तो ये चार हमेशा याद रखेंगे मुख्य बिंदु। बोले जी? हाँ जी भैया, इन चारों को याद रखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव बना, क्लाइव के बाद में हेस्टिक बना, गवर्नर जनरल बना, और पहला गवर्नर जनरल बेंटिक बना, और भारत का पहला वायसराय जो है वो कैनिंग बनता है। अब आगे चलें, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर तराइन के 2 वॉर आपने बताए थे, लेकिन 3 वॉर हुए हैं, हमने सर्च किया नहीं दोस्त। हमने भी आपको 3 ही बताए हैं, आप शायद कक्षाओं में सो गए थे। 1191, 1192 और 1215। आप एक बार अपने नोट्स को ध्यान से ही देखना, ठीक है? सर गवर्नर बंगाल में ही क्यों बने? दोस्त ऐसा नहीं है गवर्नर सिर्फ बंगाल में ही बने, लेकिन इनके शासन की शुरुआत बंगाल से हुई, तो प्रभाव इनका रहा और शुरुआती शासन में इनका योगदान रहा। आप अभी थोड़ी देर बाद आप एक पढ़ते होंगे नाम थॉमस मुनरो, वो भी मद्रास का गवर्नर था, लेकिन सभी इनके अधीन रहते थे, क्योंकि इनका जो मुख्यालय था, या ये कहें इनका जो सेंटर था, वो बंगाल था, इसीलिए बंगाल के नाम से संबोधित किए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ा है, तो यहाँ पर बंगाल नहीं है, यहाँ पर किसका जिक्र आ गया है? भारत का। तो ऐसा कोई राय मन में ना बनाए कि ये सिर्फ बंगाल में बने, देखो धीरे धीरे ये भारत में बने, क्योंकि शासन की शुरुआत बंगाल से हुई, तो शुरुआती दौर पर हम आपका क्या बोलते हैं? उनको बंगाल कहते हैं। शुरू करें। तो पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति कौन बना बंगाल का गवर्नर? तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को जो ये जिम्मेदारी मिलती है साथी, रॉबर्ट क्लाइव को ये जो जिम्मेदारी मिलती है, ये 2 बार मिली। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का, बताएंगे कौन कौन सा पोस्ट है इसके पास? गवर्नर है भैया। तो इसको जो जिम्मेदारी मिलती है, एक बार तो इसको जिम्मेदारी मिलती है 1757 से लेकर के 60, इसके बाद में ये वापस चला जाता है, और फिर से आता है 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद में, और तब रहता है 67 तक। रॉबर्ट क्लाइव याद रख लेना। यह 1743 में भारत आया, 1743 में भारत आया। किस पोस्ट पर आया था भारत में, ये बताएं जरा फटाफट से सारे लोग कमेंट करके। मैंने आपको बताया है, ही केम टू इंडिया इन 1743, 1743 में भारत आता है। और इसी को हम बोलते हैं भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता कौन है, जिसने अंग्रेजी शासन को जन्म दिया?
भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता। जन्मदाता। अब मैं आपसे समझूंगा, आप इतने विचारक हो चुके होंगे कि आप आंसर देंगे किस युद्ध की वजह से इसको कहा जाता है भारत में जन्मदाता, बताएंगे। भैया क्लर्क के पोस्ट पर आया था, सही आंसर है, तो क्या बोलेंगे? फादर ऑफ ब्रिटिश रूल, फादर ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया, फादर ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। भारत पर अंग्रेजी शासन का जन्मदाता इसको कहा जाता है। किस युद्ध की वजह से कहा जाता है? तो हमको हमेशा याद रखना है कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है, लिख लेना यहाँ और अच्छे से याद रहेगा। प्लासी की विजय के, प्लासी की विजय की वजह से इसको कहा जाता है। क्या रीजन है? क्योंकि इसने प्लासी का युद्ध जीता और बंगाल में किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था, याद रख लेना। बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया, बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन लागू किया। तो बड़ी समझने का टर्म है द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, क्या बोलेंगे? डायरकी, डायरकी इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल। किस वर्ष में इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल? तो किस वर्ष में डायरकी शुरू हुई थी, कौन बताएगा? इन बंगाल। तो ये शुरू हुई थी आपका, क्या बोलेंगे भैया? डायरकी को अगर हम बोले तो 1765 में शुरू, 1765 में शुरू, यानी इसके कौन से कार्यकाल में हुई है? तो इसके दूसरे कार्यकाल में शुरू हुई थी, ठीक है। अब इन सारी घटनाओं को हमको समझना है बड़े ध्यान से। देखो, सबसे पहले हमको समझना है बंगाल में द्वैध शासन को, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यहां नोट बनाना है इसका। बंगाल में द्वैध शासन, ये क्या चीज थी? बंगाल में द्वैध शासन, डायरकी से क्या हमारा मतलब है? डायरकी बंगाल, डायरकी इन बंगाल। हमको आपको थोड़ा सा इसको हिस्ट्री में लेके चलना पड़ेगा और पीछे लेके चलना पड़ेगा। दरअसल में वो क्या हिस्ट्री है समझिए। हमने आपको बताया था कि बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में किसको हराया था अंग्रेजों ने? तो आप कहेंगे एक समूह था भैया। वो समूह में एक तो था मीर कासिम, और मीर कासिम का सहयोगी अवध से कौन था? शुजाउद्दौला, और साथ में जो मुगल सम्राट था जिसका नाम था आपका शाह आलम द्वितीय। एक तीनों एक आपका इकट्ठे होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को खदेड़ने के विचार से अपने मन में ऐसा एक ख्याल ला करके उससे युद्ध करते हैं, लेकिन हार होती है। और बक्सर के युद्ध में आप सबको पता होना चाहिए, जो हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में लड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई तो उसने संधियां की थी, दो संधियां की, आप सबको पता होगा, इलाहाबाद की संधियां और इलाहाबाद की संधि, जिसमें एक संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और दूसरी जो ट्रीटी साइन हुई वो हुई साथी आपका 16 अगस्त 1765 को। इन संधियों के द्वारा उन्होंने किसके ऊपर शिकंजा कसा था? एक तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर, ठीक है, जिससे उन्होंने क्या किया था? कड़ा और इलाहाबाद के किले किसको दे दिए थे? आपका मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए थे। साथ में 50 लाख रुपया लिया था उन्होंने, किससे? आपका, आप कहेंगे शुजाउद्दौला से लिया। लेकिन शाह आलम को पेंशन दी, ठीक है, कि कहीं मतलब ये लोग सोचते थे कि कहीं इकट्ठे एकदम से विद्रोह ना हो जाए, तो शाह आलम को एक पेंशनर बना दिया इन्होंने, और एक पेंशनर बना दिया 26 लाख रुपए की पेंशन दे करके। यानी कि मुगल सम्राट अब सिर्फ एक रबर की स्टाम्प मात्र रह गया था, उसके पास कोई शक्तियां नहीं बची थी। यानी उन लोगों के पास कोई शक्तियां नहीं बची जिनसे कभी ये व्यापार की परमिशन मांगा करते थे। तो ऐसी स्थिति देश में आ गई। तो ऐसी स्थिति देश में आई तो क्या बोलेंगे? उसके बाद में इन्होंने क्या किया था? मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि निजामत के लिए अंग्रेजों ने कितने रुपए बंगाल के नवाब के लिए फिक्स कर दिए थे? तो आप कहेंगे 53 लाख रुपीज। तो कभी भी हम जो द्वैध शासन की बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरह का शासन था। दो तरह का शासन कैसे? एक तो दीवानी इसमें हो गई, क्योंकि इलाहाबाद की संधियों से क्या किया उन्होंने? दीवानी प्राप्त कर ली। और दीवानी कहाँ की मिली थी उनको? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उनको मिल गई। ये उनको दिया किसने? शाह आलम द्वितीय ने, ठीक है, क्योंकि अब ये पावरफुल थे, वो अपनी तरह से ट्रीट कर रहे थे। तो दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब था कर का संग्रहण, या बोले राजस्व का संग्रहण। जो भी यहां से पैसा इकट्ठा होगा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का संग्रहण, वो कौन करेगा?
ध्यान से समझना भैया, सारे पहलू आपके सामने होंगे और आप आज जान पाओगे कि किस तरह भारतीयों को लूटते थे। राजस्व का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ये किसके हिस्से में गया? तो ये अधिकार ले लिया इनसे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार मिला, ठीक है, ये राइट मिल गया उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा एक चीज क्या थी? निजामत। निजामत के लिए, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि भैया हम तुमको इकट्ठे पूरी साल के लिए 53 लाख रुपए देंगे। और उस निजामत में क्या क्या होता था? प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे, प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे, प्रशासनिक जितने भी कार्य होंगे, या अगर हम आपसे बात करें जितने भी रक्षा संबंधी कार्य होंगे, या कानून संबंधी जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी आपका विषय थे, ये सब निजामत के अंदर उन्होंने रख दिए। अर्थात जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे, ठीक है, या सब्जेक्ट्स थे, डिफेंस से संबंधित, मतलब उस राज्य की, बंगाल की सुरक्षा आदि का कार्य, वहां पर कौन से लॉज होंगे, ये सब कार्य उन्होंने दे दिए किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ये कार्य मिले निजामत के किसको? बंगाल के नवाब को। कौन था बंगाल का नवाब जिसको ये मिला था सबसे शुरुआत में? नाम बताएं उसका। इतने अच्छे छात्र होने का परिचय दें एक बार। बंगाल के नवाब को ये राइट्स में, बंगाल के नवाब को। अब आपको ध्यान से समझना है, देखिए मेरे दो प्रश्न आप सब लोगों से रहेंगे। पहला, नजमुद्दौला रहा भैया, बहुत बढ़िया। देखो तो यहां पर दो चीजें क्या हैं। पहली चीज तो मुझे बताएं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में तो पैसा आएगा। पैसा कौन इकट्ठा कर रहा है? फंड किसके पास जा रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। और नवाब को कोई भी कार्य करने के लिए किस पर आपका डिपेंड रहना होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। यानी पैसा कौन देगा नवाब को? तो ये कितने रुपए देते थे इसको निजामत के लिए? 53 लाख रुपीज। याद है सबको? हाँ जी भैया। यानी सारी व्यवस्थाएं किसके जिम्मे हैं? तो वो 53 लाख रुपए में निपटारा करना है बंगाल के नवाब को। यानी उत्तरदायित्व किसके हिस्से में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको मिली हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहां दो चीजें आपको देखनी है कि जो बंगाल का नवाब था इसको मिली यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और कोई अधिकार इसको नहीं मिला है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी आप समझ रहे हैं, इसको उत्तरदायित्व मिल गया है, यानी इसको सारे उत्तरदायित्व को निभाना है, लेकिन कोई अधिकार इसके पास में है क्या? तो आप कहेंगे लेकिन अधिकार अर्थात राइट्स इसके पास में नहीं है। अधिकार इसके पास में नहीं है, उत्तरदायित्व इसके पास में है। वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी को आप देखिए, उनके पास अधिकार तो सारे हैं लेकिन उत्तरदायित्व कोई है? हाँ या ना बताएं, बात समझ गए इतनी? आप कहेंगे इनके पास अधिकार सारे हैं लेकिन अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो वो इनके पास नहीं। और इसी चीज से अंग्रेज फ्री रहना चाहते थे कि भाई हमारे लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। दूसरा, अगर हम एक दूसरे बिंदु पर बात करें तो क्या बात थी कि और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया? तो सबसे सुप्रीम कारण क्या है? बिना किसी जिम्मेदारी से, यानी कि कोई भी जिम्मेदारी जो है उससे बच जाना है और पूरे पैसे का मालिक बन जाना है, ठीक है। अब इस काम के लिए इन्होंने क्या किया? इस काम के लिए इन्होंने, याद रख लेना, इस काम के लिए याद रखना, यहां पे लिख लेना, दीवानी के लिए इन्होंने, दीवानी के लिए दो व्यक्तियों को पद दिया। भाई पैसा कौन इकट्ठा करेगा? दीवानी के लिए दो उप दीवान बनाए, यानी दो सब दीवान इन्होंने बनाए, दो उप दीवान बनाए, जिनमें से एक का नाम था मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान, इसको जिम्मेदारी दी गई कि वे बंगाल के इलाकों से जो भी दीवानी, जो भी पैसा इकट्ठा होना है ये तुम करोगे। और दूसरा था आपका, क्या बोलेंगे, दूसरा था आपका राजा सिताब राय, जिसको जिम्मेदारी मिली थी आपका बिहार की। राजा सिताब राय क्या मिली इसको? बिहार की जिम्मेदारी मिल गई कि भाई तुम यहां से पैसा इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो इस तरह से बंगाल में उन्होंने क्या है, शक्तियों का विभाजन कितनी तरह से कर दिया। एक तो दीवानी के रूप में बांट दिया, यानी किसी स्टेट में जब आपका, या किसी प्रांत में जब व्यवस्थाएं दो रूप से बढ़ जाएं, इसी को बोलते द्वैध। द्वैध का मतलब कितनी तरह का शासन हो गया? दो तरह का शासन। हम सब करें, बात समझ में आया? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो तरह से इन्होंने बांट दिया। अब ये सिद्धांत एकदम से इनके मन में नहीं आया, ये सिद्धांत के लिए भी एक अंग्रेज ने पुस्तक लिखी थी, डायर की पुस्तक। इसलिए कहा जाता है कहीं लिखना किनारे पर, द्वैध शासन का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ डायरकी? द्वैध शासन का जनक
द्वैध शासन का जनक, फादर ऑफ डायरकी, ये है आपका लियोनस कार्टियस। क्या बोलेंगे? इसका नाम है लियोनस, लियोनस कार्टियस। और लियोनस कार्टियस जो था आपका, इसकी बुक का नाम है डायरकी, इसी से ये सिद्धांत लिया गया। इसकी बुक का नाम है डायरकी, डायरकी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि द्वैध शासन क्या था। अब द्वैध शासन के कुछ कारण समझिए, लिखें रीजन्स ऑफ डायरकी, द्वैध शासन के कारण। तो आप समझ भी गए होंगे तो वैसे तो, रीजन्स ऑफ डायरकी या कॉजेज फॉर डायरकी। तो क्या कारण थे, क्या रीजन्स क्या थे? तो रीजन्स में सबसे पहला जो रीजन आता है, एक तो मैंने क्या बताया, इनको क्या मिल गया? उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। इनका कोई उत्तरदायित्व बचा क्या? आप कहेंगे नहीं, इनको उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गई। उत्तरदायित्व से मुक्ति मिलने का क्या मतलब है? फ्री फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्री फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इस बात का मतलब ये है कि अब मान के चलो बंगाल में कभी किसी को समस्या हुई, मान के चलो आम जनता को समस्या हुई, तो लोग किसके पास जाएंगे? अगर उनको कोई समस्या होगी, मान के चलो कानून संबंधी या सुरक्षा संबंधी या प्रशासन संबंधी कोई भी समस्या हुई, शासन संबंधी कोई भी समस्या हुई, किसके पास जाएंगे? मुझे बताएं फटाफट से। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये काम तो किसको दिया गया है? बंगाल के आपका नवाब को। तो लोग शिकायत किससे करेंगे? बंगाल के नवाब से शिकायत करेंगे। और अगर कभी जनता के बीच में नाराजगी भी हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के होगी, किसी एक विवाद पर, तो आप कहेंगे नहीं भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के क्यों होगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कह दिया भैया जिम्मेदार कौन है, निजामत के लिए यहाँ पर ये जो व्यवस्थाएं हैं इसके लिए हम बंगाल के नवाब को पैसा दे रहे हैं, और कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसका मतलब है बंगाल का जो नवाब है वो क्वेश्चनेबल है। आप समझ गए ना? तो ये किसके पास जाएंगे? सारे के सारे नवाब के पास जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? इन्होंने दोनों चीजें अपने अधीन क्यों नहीं ले ली? क्योंकि अभी इनको क्या है, विद्रोह का डर है, नया नया शासन है, विद्रोह का डर, यानी कि फियर ऑफ रेविलियंस है, कि कहीं इनके अंदर एक ऐसी सामूहिक भावना विकसित ना हो जाए कि ये सब लोग जो हैं वो आपका इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ कोई विद्रोह कर दें। और तीसरी प्रमुख चीज थी आपका लाभ का लालच, लाभ का लालच, ग्रीड टू प्रॉफिट, ग्रीड टू प्रॉफिट। अब ग्रीड टू प्रॉफिट का मतलब क्या है? कि इन लोगों ने ये देख लिया कि भाई बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ से पैसा हम कलेक्ट करेंगे, और निजाम को तो क्या है, एक फिक्स पैसा देना है। अब निजाम को मान के चलो कोई काम करना है और उसका फंड खत्म हो गया है, तो वो तो किसके लिए निर्भर रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निर्भर रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसको इससे ज़्यादा पैसा देगी नहीं। जबकि अगर कभी भी आप देखेंगे तो फंड्स तो बढ़ने चाहिए ना भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है या समय के साथ में वो फंड्स बढ़ने चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, नवाब का फंड जो है वो फिक्स कर रखा है। तो इससे क्या हो गया आपका, कि उन लोगों का लालच बढ़ता जा रहा था और वो टैक्स को कलेक्ट करते जा रहे थे, लगातार कलेक्ट करते जा रहे थे, लेकिन भारत की जनता पर खर्च नहीं कर रहे थे। तो भारत की जनता पर अगर यहाँ की भारत का ही पैसा खर्च नहीं होता था तो फिर वो पैसा जाता कहाँ था? सोचिए जरा, कहाँ जाता था वो पैसा? तो आप कहेंगे भैया इस तरह उन्होंने बंगाल को कमजोर करना और खोखला करना शुरू हुआ। तो द्वैध शासन के परिणाम क्या क्या हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लिखना। द्वैध शासन के परिणाम, द्वैध शासन के कारण समझ गए भैया, थम्सअप करें। आप कहेंगे हाँ भैया उन्होंने क्यों किया? द्वैध शासन के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायरकी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायरकी। क्या परिणाम हुए? देखो, पहली चीज जो यहां बंगाल में पैदा हुई, वो पैदा हुई अराजकता और भ्रष्टाचार। अराजकता और भ्रष्टाचार को इन्होंने जन्म दिया। भ्रष्टाचार, चाओस एंड करप्शन, चाओस एंड करप्शन, चाओस एंड करप्शन। तो यहां पर जो भी ब्रिटिश अधिकारी थे, उन सब ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया, अब सबको पता होना चाहिए, अधिकारियों को, ब्रिटिश जो अधिकारी थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी अधिकारी थे, उन सबको बहुत अधिक वेतन नहीं मिलता था, बहुत कम वेतन उनको मिलता था। और बहुत कम वेतन मिलने की वजह से वो लोग क्या करते थे, अपने खुद के प्राइवेट बिजनेस भी यहाँ पर करते थे, खुद के निजी व्यापार भी करते थे।
और उन सब की रुचि धीरे धीरे जब वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से, उन सब के अंदर भी क्या था, आपका जो पैसे को लूटने वाला भाव था वो उनके अंदर पैदा हो रहा था, जिसने एक व्यवस्था को जन्म दिया जिसका नाम हमने कहा अराजकता और भ्रष्टाचार। दूसरी चीज क्या बोलेंगे यहाँ पर, दूसरी चीज क्या हुई, यहाँ पर कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, और ब्रिटेन में ये उद्योग खूब फले फूले। अभी हम उस बिंदु पर बात करेंगे। कृषि और उद्योगों का पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आप समझना ये बंगाल में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिक्लाइन हो गया। क्यों, ये कैसे डिक्लाइन हो गया भैया, तो यहाँ पर क्या था आपका, देखो यहाँ पर ये किया गया कि जो रेशम के बुनकर थे या जो रेशम का काम करते थे, तो उन सब के ऊपर ये लोग प्रेशराइज करते थे कि भाई तुमको उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भारत से जो कच्चा माल है वो कहाँ जाता था, तो कच्चा माल आपका वो सारा का सारा जाता था आपका कहाँ पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन में वो जाता था। और ब्रिटेन में जब वो माल जाएगा तो उनको ज़्यादा उत्पादन की जरूरत होगी, तो यहाँ पर उन्होंने टैक्स तो बढ़ा ही रखे थे पहले ही बहुत सारे, ठीक है, जैसे हमने कहा डायरेक्ट वसूली का काम अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था जब उनको दीवानी मिल गई। तो यहाँ के लोगों को उन्होंने इतना प्रताड़ित किया उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कई बार तो रेशम के जो आपका काम करने वाले मजदूर होते थे उनके अंगूठे काट दिए जाते थे ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो और वो अधिक प्रोडक्शन करें, और वो सारा प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, ब्रिटेन जाएगा। तो लोगों के अंदर जब इतना भय पैदा हुआ, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की वसूली उन्होंने देखी, तो बहुत सारे किसान तो आपका क्या करने लगे, यहाँ से आपका अपने व्यापार को छोड़ करके, यानी कि अपना जो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि हुआ करता था, वो खेती को छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाने लगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कृषि और उद्योगों का पतन शुरू हुआ। तीसरी चीज यहाँ पर क्या हुई थी, तीसरी चीज हुई थी यहाँ पर श्वेत विद्रोह, अंग्रेजों ने ही विद्रोह कर दिया था जिसको हम बोलते हैं व्हाइट म्यूटिनी, व्हाइट म्यूटिनी, ये आपका 1776 का है, आप याद रखना, बंगाल में श्वेत, सॉरी 76 नहीं 66 होगा, 1766। तो अंग्रेजों ने मतलब विद्रोह क्यों कर दिया, देखो ऐसा था, क्लाइव के समय से पहले क्या था, क्लाइव के समय से पहले ये था कि आपका बहुत सारे जो सैनिक होते थे, तो हमेशा तो युद्ध नहीं होता था भाई, हर रोज थोड़ी ना युद्ध होता था। तो जिस समय शांति काल है, जैसे अभी हम अपने देश से सोचें, जैसे अभी हमको पाकिस्तान से आपका क्या है, वहाँ पर हमको आपका संघर्ष करना है, पाकिस्तान से हमको युद्ध करना है, तो ये तो हो गया युद्ध काल, वॉर टाइम हो गया। लेकिन एक होता पीस टाइम, यानी पिछले वर्ष जैसे मान के चलो हमारी सेना क्या युद्ध में इंडल्ज थी, आप कहेंगे नहीं, सेना हमेशा युद्ध में नहीं लगी रहती है। तो सेना जब युद्ध में नहीं लगी रहती है उसको बोलते हैं सेना का शांति काल। तो शांति काल के समय पर भी भत्ता दिया जाता था, जैसे कैप्टन को उस समय अंग्रेज अधिकारियों को 3 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये ऐसे कैटेगरी बनाई हुई थी, और उनको डेली एक आपका अलाउंस मिलता था, भत्ता मिलता था। लेकिन जब क्लाइव आया तो क्लाइव ने क्या बोला कि उस दोहरे भत्ते को खत्म कर दिया, यानी कि अब शांति काल में आपको जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते थे, सैलरी तो जो मिलती है, लेकिन जो अलाउंस मिलते हैं वो उसने बंद करा दिए। तो जब उसने वहां के अलाउंस बंद करा दिए तो क्लाइव के विरुद्ध ही विद्रोह हो गया, और खुद अंग्रेज सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसको हम श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटिनी के नाम से जानते हैं। एक बार थम्स अप करें कि भैया हमको ये क्लियर है, अतिरिक्त बातें ना करें कोई भी साथी, अतिरिक्त बातें ना करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। आगे आएंगे तो श्वेत विद्रोह हो गया, कोई दिक्कत इस बात में। और चौथी महत्वपूर्ण घटना जो है इसी समय पे भयंकर अकाल की, वैध शासन से अभी हम जोड़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लाइव के समय पर हुआ, समय का निर्धारण आप कर लेंगे, इसलिए मैं वर्ष बता रहा हूं। इसको बोलते हैं ग्रेट फेमाइन, ग्रेट फेमाइन, यानी कि एक भयंकर अकाल पड़ा, और ये भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में, 1770 में। कितने लोग जानते हैं अकाल के बारे में, 1770 का अकाल। देखो बंगाल जो था, मैंने कहा कि प्रोस्पेरस था, पहले तो वहां पर जो खाद्यान्न था उसका बहुत अच्छा उत्पादन होता था, बाकी भी रेशम वगैरह का अच्छा उत्पादन होता था। अंग्रेजों की जब लूट शुरू हुई तो वहां का उत्पादन जो हुआ प्रभावित हुआ, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पहले तो आप जानते हो आज की तरह आधुनिक ट्यूबवेल वगैरह नहीं थे, और पहले की ज़्यादातर खेती किस पर डिपेंड करती थी, वो नेचर पर, यानी कि आपका नेचुरली आपका एग्रीकल्चर को किया जाता था, यानी कि आपका क्या बोलेंगे हम लोग, भाई प्रकृति पर निर्भर रहती थी पहले की, वर्षा होगी तो अच्छी फसलें होंगी, और अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसलें अच्छी नहीं होंगी।
है ना। तो इसका मतलब क्या है, वर्षा पर निर्भर होने के कारण उस समय पर ऐसी स्थिति आई कि आपका वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई मतलब 1768 69 के बीच में जो है फसलों का उत्पादन कम हुआ, और 77 में 1770 में ऐसी सिचुएशन आ गई कि अकाल पड़ गया। इसके बहुत सारे पीछे पहलू हैं। जैसे अंग्रेज अधिकारियों को तो इस बारे में पता चल गया था कि भाई अकाल पड़ेगा, तो उन्होंने अपने जो जितने भी लोग थे, क्लाइव वगैरह, इन सबको लेटर लिखे, और उन्होंने लेटर लिख करके ये कहा कि अभी अकाल की स्थिति में हमको बहुत सारा जो आपका खाद्यान्न है, यानी खाने वाला जो अन्न है, उसको स्टोर करके रख लेना चाहिए। तो कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि 1.2 मिलियन टन कहा जाता है, उन्होंने चावल को स्टोर कर लिया वहाँ पर। आपका गेहूं को उन्होंने बहुत सारे को स्टोर कर लिया, बाकी आसपास में जहां पर उनका प्रभाव था उस सबको उन्होंने स्टोर कर लिया। यानी जो इस देश की जनता का धन था, इस देश की जनता का जो खाद्यान्न था, उन्होंने क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। इस चीज के लिए, ताकि हमारी सेनाएं भूखी ना मरे, बेशक से ये भारत के लोग भूखे मर जाएं, यहाँ के किसान बेशक से भूखे मर जाएं। और यही स्थिति हुई अकाल की स्थिति में। एक कारण और हो गया, जैसे ही इसके बाद में ये वर्ष गुजरे, जब मैंने बताया 1768-69 में बारिश कम हुई, तो 1770 के बाद में तो आपका बहुत तेज मानसून आ गया और बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई। अब मानसून और वर्षा एकदम से तो फसल को नहीं बढ़ा देंगे, बर्बाद भी कर देते हैं अगर गलत तरीके से आ जाए। तो बहुत अधिक जब वर्षा हुई तो उससे भी हानि हुई, और उसके साथ में एक बीमारी और आ गई बंगाल में, जिसका नाम था आपका चेचक। चेचक बीमारी समझते हैं? बोले जी फटाफट से। इसको आप चिकन पॉक्स के नाम से जानते होंगे, या आप छोटी माता आदि नामों से जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया था, चेचक की बीमारी फैल गई थी। चेचक की बीमारी, चेचक की बीमारी के चलते हुए, और यहाँ का जो फेमाइन था उस अकाल के चलते हुए, यहाँ पर साथी आपका 1 करोड़ लोग इस देश के मारे गए। 1 करोड़ लोग मर गए। आप सोचिए, अंग्रेजों ने अपने मजे में अपनी चीजों को स्टोर करके, तो उनकी संवेदना बिल्कुल भी नहीं है। उस समय बंगाल की आबादी हुआ करती थी 3 करोड़, और उन 3 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग, अर्थात 1/3 लोग मारे गए, 10 मिलियन लोग मारे गए। और अंग्रेजी शासन को इसको लेकर के कोई संवेदना नहीं थी, कोई उनके अंदर ऐसी सहानुभूति का भाव पैदा नहीं हुआ कि वो इसके लिए कोई सहानुभूति का भाव दिखा पाए। अब मैंने कहा द्वैध शासन का जनक कौन था, कार्टियस। तो यहाँ पर कार्टियस ने भी एक रिपोर्ट लिखी, और आप सच मानिए, जब मैं इसके बारे में पिछले दिनों में रिसर्च कर रहा था, जब मैं इन चीज़ों को जान रहा था, तो मुझे आज भी याद है, शायद इन दिनों को लगभग 7-8 महीने पहले की बात रही होगी। तो रात का लगभग समय था 2-2:30 बजे का, जब मैं इन चीज़ों को पढ़ रहा था, रिसर्च पेपर्स वगैरह देख रहा था मैं अपने, कि मैं बहुत जिज्ञासु हूँ चीज़ जानने के लिए। तो कसम से मैं अकेले में बैठा हुआ, और रात को मुझे आंसू आए इनके मतलब लूट को देखते हुए, कि ऐसा कैसे ही, मतलब इतना गैर मानवीय कोई कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब 1 करोड़ लोग मारे गए, तो कार्टियस ने एक पत्र लिखा। उसने कहा कि हमको अभी थोड़ा सा जो है छूट देनी चाहिए भारतीयों को। लेकिन बाद में खुद कार्टियस ही बदल गया, और कार्टियस ने कहा नहीं, छूट देने का इन भारतीयों को कोई फायदा नहीं होगा, ये तो कुचलने के लिए ही बने हुए हैं। तो हम पर जो टैक्स को इनको रियायत देनी थी, जो यहाँ से वसूली करते थे, लगान लेते थे, उसको थोड़ा कम करना चाहिए था या नहीं? आप कहेंगे भैया कर कम करने की बात तो छोड़िए, इन्होंने अतिरिक्त 10% कर ऐसी स्थिति में हमारे बंगाल पर थोपा, हमारे इस भारतवर्ष पर थोपा। यहाँ का जो किसान था, बिलखता हुआ किसान, रोता हुआ किसान, उसके जो भूखे बच्चे थे, जो चेचक से पीड़ित थे, जिनके पास खाने के लिए नाज नहीं था, अंग्रेजी सरकार ने उनको मरने के लिए और तड़पने के लिए छोड़ दिया, बस उनको अपने खजाने भरने थे। तो यहाँ पर क्या किया उन्होंने, याद रखना, भयंकर जो अकाल पड़ा उसमें क्या बोला, 10% अतिरिक्त टैक्स लगाया, 10% अतिरिक्त कर टैक्स लगाया, ये इम्पोज कर दिया, इम्पोज 10% एडिशनल टैक्स और ज़्यादा, ठीक है। और साथ में जो ये भारतीय था मोहम्मद रजा खान, जिसको बंगाल में इन्होंने नायब बना रखा था या उप दीवान बना रखा था, उसने साथ ही इसको वसूलने के लिए बहुत कड़ाई से काम किए, और भारतीय लोगों पर, उन भूखे लोगों पर कौड़े बरसाए गए, और एक भय की स्थिति पैदा की गई। यही स्थिति है दोस्त, जब यहाँ पर आपका क्या बोलेंगे, रजा खान की रिपोर्ट भी आती है। अब आप समझेंगे, इन्होंने एक तो अनाज को कैप्चर कर लिया, और साथ में जो अन्य देशों में मांग थी उसके लिए जो अनाज था, कुछ थोड़ा बहुत किसानों के पास में, उसको भी जब्त करके उसको एक्सपोर्ट किया गया, उसको निर्यात किया गया। आप एक बार आपको उस स्थिति में विचार करके देखिए, और थोड़ा इमेजिन करके देखिए क्या स्थिति उस समय पर बंगाल की रही होगी, क्या स्थिति रही होगी, क्या अत्याचार उन लोगों ने सहा होगा कि एक तो हमारा अनाज स्टोर है, हम ही किसान हैं, हम ही ने पैदा किया, और हमारे लिए ही खाने को एक दाना भी नहीं।
और हमेशा इस देश में किसानों के हालात ऐसे रहे हैं, आज भी आप देख सकते हैं। आपका पूंजीपति लोग हैं, किस तरह से भारत के किसान या उनसे प्राप्त होने वाले अनाज को एक सस्ती दरों में आज भी लिया जाता है, और उससे फिर जो है बहुत महंगी महंगी चीज़ें हम ही लोगों को वापस लौटा दी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति हुई, ऐसी स्थिति में भारत में कोई नहीं जागा। आप देखिए कितनी विडंबना की बात है, कितने कमाल की बात है। इस संपूर्ण भारतवर्ष को तब भी ये नहीं हुआ कि हम एकजुट हो जाएं और हम इकट्ठे हो जाएं। तब भी हम सब लोगों, जहाँ पर जो हमारे राजा थे, जो हमारा नेतृत्व करने वाले लोग थे, सभी जातियों के, वो सब लोग अपने अपने व्यवसायों में लगे हुए थे। जमींदार लोग यहाँ पर अपनी जमींदारी को बढ़ाने में, और आपका साहूकार लोग अपने ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि को बढ़ाने में लगे हुए थे। ये हालात देश के थे। तो इस देश में सन्यासियों ने देखा, सन्यासी समझते हैं आप, जो विरक्त हो चुका है, जिसका इस संसार से कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए सुख और दुख समान स्थिति है, ऐसे सन्यासियों तक के मन में आप समझिए गलानी का भाव पैदा हो गया, दया का भाव पैदा हो गया, और सन्यासियों ने विद्रोह किया यहाँ पर। तो सन्यासियों का विद्रोह इस अकाल के खिलाफ, इस अंग्रेजी शासन की क्रूरता का परिणाम है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो इस भयंकर अकाल का एक परिणाम क्या है? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी रेबेलियन। लिखना है इसको, सन्यासी विद्रोह। आगे लिखेंगे, इधर लिख लो। क्या बोलेंगे? भयंकर अकाल का परिणाम था आपका सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। और ये जो आपका सन्यासी रेबेलियन था, सन्यासी रेबेलियन था, ये किया आपका नागाओं ने, जो 10 नामी नागा थे या गिरी संप्रदाय के लोग थे। कौन लोग थे इस संप्रदाय के? एक तो 10 नामी नागा, जितने भी हमारे संत लोग थे उन्होंने शस्त्र उठा लिए, और गिरी समुदाय, इन लोगों ने आपस में सभा की, और सभा करके इन लोगों ने कहा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा, और अंग्रेजी सरकार के हमारे खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजी सरकार ने, पता है हमारे इन सन्यासियों को क्या कहा? उन्होंने कहा कि बंगाल के क्षेत्र में कुछ लुटेरे रहते हैं जो 50 से लेकर के 1000 के समूह में रहते हैं। यानी लुटेरे खुद थे, और हमारे लोग जो विद्रोह के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको लुटेरे की संज्ञा इन्होंने दी है। तो क्या कहा इन्होंने कि भैया हम लोगों को विद्रोह करना पड़ेगा, और सन्यासी विद्रोह हुआ। इसी सन्यासी विद्रोह के बारे में बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी, आनंद मठ। बताएं जरा, आनंद मठ पुस्तक को किसने लिखा? बंगाली भाषा में लिखा। याद रख लेना, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जिक्र, क्या सोर्स है इसका? इसका जिक्र आपका बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ, जो बंगाली भाषा में उन्होंने लिखी थी। बंकिम चंद्र की पुस्तक, बंकिम चंद्र की पुस्तक आनंद मठ, हालांकि बहुत बाद में लिखी गई आनंद मठ। आनंद मठ लिखी गई थी 1882 में, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आनंद मठ बंगाली भाषा की पुस्तक, बंगाली भाषा की पुस्तक थी। और इसी पुस्तक से भारत में, साथी आप जानते ही हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत भी इसी पुस्तक से लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वो भी कहाँ से लिया गया है? तो वो भी आनंद मठ पुस्तक से ही लिया गया है। तो कितने वर्षों बाद आप कहेंगे भैया? ये तो आपका 112 वर्षों के बाद में इन्होंने उजागर किया इस बात को कि हमारे देश में सन्यासी विद्रोह भी एक हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह किसका कारण है? सारे लोग समझ गए। तो अंग्रेजों की जबरदस्त लूट आप समझ गए होंगे। तो क्लाइव के शासन को डाकुओं का राज्य, रॉबर स्टेट किसने कहा है? तो आप लूट समझ ही गए सारी। तो यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु लिख लेना, के.एम. पणिक्कर एक इतिहासकार हुए हैं। के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर ने, के.एम. पणिक्कर ने क्लाइव के शासन को, क्लाइव के शासन को डाकुओं का राज्य कहा है। शासन को डाकुओं का राज्य। तो सही मायने में डाकुओं का राज्य था या नहीं था? आप क्या अपना मत रखते हैं? डाकुओं का राज्य यानी कि रॉबर्स स्टेट, रॉबर्स स्टेट इसको कहा। किसने कहा है? के.एम. पणिक्कर ने डाकुओं का राज्य कहा है क्लाइव के शासन को। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो आप जानती हैं जबरदस्त लूट ये भारत में करते थे। जैसे इस भारतीयों को तो पता भी नहीं होता था बेचारे, बहुत मतलब किसान वर्ग, या बोलें कि भारत में शिक्षा का स्तर जो था वो भी उस समय पर, मतलब गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ तो ना के बराबर शिक्षा थी, और लोग को पता ही नहीं होता था भारत के कोने में क्या चल रहा है।
आज तो डिजिटल मीडिया की वजह से सब कुछ आसान है, कहीं पर कोई घटना होती है तो कम से कम उसके बारे में पता होता है। लेकिन उस समय पर तो कुछ पता ही नहीं होता था। पहले तो किताबें प्रकाशित होती थीं और तब उनके बारे में कुछ वर्षों के बाद में तब पता चलता था, अच्छा पिछले वर्षों में ये घटनाएं हुई हैं। तो जैसे एक सिद्धांत है, अगर हम आपसे बात करें, आपने कभी पढ़ा हो ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ कितने लोगों ने पढ़ा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि इसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ कहें आपका, या इसी को बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। किसने दी थी ड्रेन थ्योरी? ड्रेन थ्योरी दी है आपका दादा भाई नौरोजी ने, यानी धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। धन का बहिर्गमन, बहिर मतलब बाहर जा रहा है वो, धन का बहिर्गमन का सिद्धांत। उसका गमन कहां पर हो रहा है? बाहर की तरफ। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत ये दिया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई जो कि एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे, और दादा भाई नौरोजी ने इस सिद्धांत को दिया अपनी पुस्तक। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी, इसका देखो, इसके एविडेंस को हम क्यों लिख रहे हैं अभी समझना। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस वर्ष में ये प्रकाशित हुई थी? इन इंडिया। ये बहुत लेट की पुस्तक है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, तो ये पुस्तक है 1901 की। इस कब की है? 1901 की। देखिए इस पर विचार करिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात का, इनके सिद्धांत का आपका समर्थन किया। आरसी दत्ता जी ने भी कहा, और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने कहा हाँ, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने ठीक लिखा है। यानी अंग्रेज यहाँ से जो पैसा लूट रहे थे, देखो आज भी देश किस बारे में जिक्र करता है? आज देश जिक्र करता है, हमारा देश लड़ रहा होता है कि आपका राणा सांगा महान थे या नहीं थे, या आपका बाबर देश में आया तो क्यों आया। आज हमारा देश इन चीज़ों पे उलझा हुआ है, और बहुत सारे उस तरह की चीज़ों को हम बात करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पैमाना आप देखिए, भारत में अगर आपका जो मान के चलो कोई भी कट्टर शासक भारत में जो आया, जिसने यहाँ के धर्म को हानि पहुंचाई, या यूं कहिए सनातन धर्म को जिसने हानि पहुंचाई, तो बेशक वो प्रश्न चिन्ह के लायक है, या कोई भी ऐसा शासक प्रश्न चिन्ह के लायक है। लेकिन हमारे देश में आपने एक व्यवस्था देखी होगी, लोग अक्सर कहते रहते हैं अंग्रेजों ने हमको व्यवस्थाएं दी हैं। इस बात को कितने लोगों ने सुना है? कई लोग तो कहते हैं उन्होंने हमको एजुकेशन सिस्टम दे दिया, कई लोग कहते हैं कि उन्होंने हमको रेलवे दे दी, बहुत सारे लोग कहते हैं उन्होंने हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन उसके दूसरे पक्ष और पहलू को वो भूल जाते हैं। क्या ये चीज़ें किन देशों के पास में आज नहीं है? बेशक लेट सवेर किसी के पास आई हो, लेकिन पहुंची जरूर। लेकिन आप सोचिए, उन सब व्यवस्थाओं को भी उन्होंने अपनाया अपने खुद के फायदे के लिए। और ये देश जो उस समय पर मैंने कहा कि आपका देश पूरी दुनिया की 1/4 जीडीपी, यानी कि 1/4 प्रोडक्शन हम कर रहे थे उस समय पर, 1/4 प्रोडक्शन करते थे हम, 24-25% प्रोडक्शन था। जो भारत एक रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था दुनिया में, उस रिचेस्ट कंट्री को गरीब बना दिया। और वो गरीब बनाया, ऐतिहासिक लेखों के अनुसार आपको समझना होगा कि इन्होंने अंग्रेजी शासन में 200 वर्षों में, आप इमेजिन करिए कितना पैसा ये हमारे देश से ले गए होंगे। कोई साथी बता पाए अगर कितना पैसा लेके गए होंगे? अगर मैं आपसे बात करूं, आज तो ये पता चल गया है, सब लोग उसके समर्थक हैं। अंग्रेज इन्होंने बताया जो सिद्धांत आपका कि भैया धन का बहिर्गमन, पहले आप समझिए तब हम आपको मुख्य बिंदु पे लेके जाएंगे। यानी धन का बाहर की ओर जाना। धन कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जाता। यहाँ का रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? ब्रिटेन। ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को वो लोग प्रोसेस करते थे, उसको साथ ही आपका फिनिश्ड गुड में कंप्लीट करते थे, और वापस कहाँ भेजते थे? इंडिया को। और इंडिया में लोग क्यों खरीदते थे भैया? फिर भाई भारत से कच्चा माल गया, ब्रिटेन गया, ब्रिटेन वालों ने उसको बनाया और भारत में ही बेचा, फिर उस पर टैक्स लगाए और सस्ते में हमारे कच्चे माल को खरीद लिया। यानी दोहरा लाभ, दोनों तरफ से लाभ, खरीदा भी सस्ता और बेचा महंगा। क्यों भारत ये क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उस समय पे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी, और दुनिया में कोई भी टीचर आपको अगर औद्योगिक क्रांति के मारे वजह से ये कहे ना कि आपका ब्रिटेन या यूरोप को बहुत विचारक या वैज्ञानिक लोग मिल गए इसीलिए उन्होंने मशीनें डेवलप कर ली, आप कहना नहीं, ब्रिटेन को बहुत अधिक वैज्ञानिक लोग मिल गए इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ पर औद्योगिक क्रांति कर ली या इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन वो लेकर के आए। इसका मुख्य कारण है कि उनके पास में भारत से पैसा पहुंचा।
आप कभी रिसर्च करेंगे साथी तो आप इस बात को जानेंगे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का जो फर्स्ट फेज कहा जाता है, जिसको प्रथम चरण कहा जाता है, वह प्रथम चरण 1780 से 1850 तक चला और 1780 में ही औद्योगिक क्रांति का पहला चरण अपने चरम पर पहुंचा, क्योंकि ब्रिटेन को जिस पैसे की जरूरत थी, जिस धन की जरूरत थी, वो उन्होंने हम भारतीयों के खून से चूस चूस करके अपने देश में जमा किया। अपने यहाँ पर आप सोचिए, हमारे देश में क्या वैज्ञानिक माइंडसेट नहीं है? क्या हमारे देश का बच्चा कुछ ऐसा नहीं कर सकता? आप देखिए, दुनिया में अगर नासा भी चल रहा हो या दुनिया में जितनी भी जो बड़ी एजेंसी हैं, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे कोई आईटी का फील्ड हो, चाहे मैं कहूँ कि आपका एआई का फील्ड भी हो, तो वहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भारतीय बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और भारतीय बुद्धिजीवी वहाँ पर शामिल हैं। आप लोग आज जानते ही होंगे कि भारतीय कहाँ नहीं है, लेकिन भारतीय यहाँ क्यों नहीं है, भारतीय वहां पर क्यों है? इसका कारण था कि हमारे देश के पास में वो रिसोर्स बचे ही नहीं, क्योंकि साथी किसी भी चीज के लिए चाहिए वित्त, धन, पैसा। अगर हमारे स्कूलों को देने के लिए सरकारों के पास बहुत अधिक फंड्स होते, तो क्या हमारे स्कूलों में, क्या हमारे भारतीय बच्चे प्रयोग करके आपका इस देश को और तरक्की नहीं दे रहे होते? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल दे रहे होते। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब अच्छी लैब होती, तो वहाँ पर जो आपका रिसर्चर्स थे, या जो हमारे यहाँ पर साथी आपका, अगर मैं कहूँ कि ऐसे ब्रिलियंट माइंड सेट हैं, क्या वो देश को एक नई दिशा नहीं दे रहे होते? हमारे देश ने तो अभावों में करके दिखाया है, बहुत कम में, बहुत कम खर्चे में चीज़ों को करके दिखाया है विज्ञान के क्षेत्र में। और जिस चीज़ को अन्य देश 10-10 गुने खर्चे में करते हैं, उसको 1/10 हिस्से में भारत करके दिखा देता है। बहुत बड़े प्रयोगों में हमने ये दिखाया है। लेकिन वो फंड्स, वो पैसा, वो धन यहाँ पर बचा नहीं। वो धन कहाँ चला गया? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जब धन चला जाएगा तो माइंडसेट तो अपने आप ही काम करेगा ना। यानी उन लोगों को प्रयोग के लिए पैसा है, एक्सपेरिमेंट के लिए उनके पास पैसा ही पैसा है। आज की ब्रिटेन की जीडीपी भी $3 ट्रिलियन है, $3 ट्रिलियन। लेकिन अंग्रेज हमारे यहाँ से जो पैसा लूट के लेके गए 200 वर्षों में, उसका नंबर है $45 ट्रिलियन। कितना पैसा लेके गए? नंबर लिखिए, $45 ट्रिलियन। तो मशीनें उनके यहाँ बनती थी, हमारे यहाँ बनती। वो लोग मशीनों से आपका वस्त्र बना रहे थे और हमारे देश में चरखे से वस्त्र बन रहे थे। हमारे देश में चरखे से लोग वस्त्र बनाने को आपका मजबूर थे, जिसमें बहुत समय लगता था, और बहुत समय लगता था जिसमें साथ ही आपका खर्चा या प्रोडक्शन भी बहुत कम था। इसीलिए अंग्रेजों को वापस से बाजार बनाने में भारत में बहुत मदद हुई और उन्होंने भारत में ज़बरदस्त बाजार बनाई और दोहरा मुनाफा कमाया। समझ पा रहे हैं? तो इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन जो हुआ आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन जो हुआ आपका, यानी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, उसका कारण क्या था? भारत का पैसा। अब आप सोचेंगे 1 ट्रिलियन कितना होता है? कितने साथी बता सकते हैं 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन बता सकते हैं? 1 ट्रिलियन होता है पैसा आपका 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होती है साथी। 1 लाख करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ और 1 लाख करोड़। ये तो 1 ट्रिलियन है सिर्फ। मैं कह रहा हूँ 45 ट्रिलियन। 45 ट्रिलियन। तो 45 ट्रिलियन क्या हो जाएगा? 45 ट्रिलियन। अब इसमें भी डॉलर, अब इसमें मल्टीप्लाई करो 80 का, मल्टीप्लाई कर लो इसमें लगभग 80 का, तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितना यहां से पैसा लूटा। आपका दिमाग हैरान हो जाएगा। इस देश को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति होगा तो अंग्रेजों से एकदम से सख्त नफरत करने लग जाएगा कि इन्होंने हमारे देश में किया तो किया क्या। और इस पैसे को सारे को ले जाकर के ब्रिटेन में लगा दिया और भारतीयों को भूखा मरने के लिए इन्होंने। अब काहे की रेल बच जाती है और काहे का एजुकेशन सिस्टम बच जाता है। ठीक है, वो सब चीजें उन्होंने अपने लाभ के लिए पैदा की। और ये जो चीजें है ना, ये जो धन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना पैसा ये यहां से ले गए, इसी घटना को तो कहा जाता है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, पॉलिटी में भी मैंने आपको इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन समझाई थी। साम्राज्यवाद क्या है? जब एक देश किसी दूसरे संसाधनों का प्रयोग करके खुद को बहुत मजबूत बना करके उस देश का राजनीतिक आर्थिक शोषण करे,
वहां के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर ले और उन पर अपना वर्चस्व और अधिकार समझे और उसका खून चूस ले। यही साम्राज्यवाद है और इसमें ब्रिटेन सबसे आगे निकला दुनिया। बात क्लियर है? ये बात समझ में आई सारे लोगों को आपको? तो आप कहेंगे हाँ जी। अब बड़े चालाक लोग थे, दो तरफा पैसा भारत से कमाते थे। मतलब भारत की चीज़ों को सस्ती ले जा करके वापस यहाँ की चीज़ों को बेचते थे, फिर उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे, फिर उससे भी पैसा जनरेट करते थे। बात क्लियर है? आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? क्लाइव के समय पर और क्या हुआ? हम क्लाइव के समय की घटनाओं को पढ़ रहे थे, उसके परिणाम क्या क्या हुए। क्लाइव ने मुगल सम्राट को क्लाइव ने मुगल सम्राट को रबर स्टाम्प बना दिया। रबर स्टाम्प, अब कोई ताकत इसके अंदर ना बची, रबर स्टाम्प बना दिया। ये हालात पढ़ रहे हैं हम उस समय के। रबर को स्टाम्प बना दिया, क्या बोले? रबर स्टाम्प बना दिया मुगल सम्राट को। और क्लाइव ने असैनिक सुधार किए। असैनिक यानी जो लोग सेना में नहीं थे, असैनिक सुधार किए। असैनिक सुधार से मतलब है आपका, हम कहें तो नॉन आर्मी रिफॉर्म्स। ये नॉन आर्मी रिफॉर्म्स क्या थे? नॉन आर्मी रिफॉर्म्स, इन नॉन आर्मी रिफॉर्म्स को समझना आप। देखो, ये लोग क्या करते थे? मैंने कहा जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे वह सभी करते थे अपने निजी व्यापार, यानी कि अपने प्राइवेट बिजनेस पर वो बहुत फोकस रखते थे। तो क्लाइव ने देखा कि यार प्राइवेट बिजनेस ये लोग अपना बढ़ा रहे हैं और कंपनी को घाटा पहुंच रहा है, क्योंकि क्लाइव खुद भी आप जानते हो उसने भारत से जितना पैसा निचोड़ा, और उस समय पे क्लाइव की स्थिति ये थी कि वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया था, ब्रिटेन की महारानी के बाद में। समझ रहे हैं? क्लाइव इतना पैसा खुद के लिए यहाँ से बना के गया। तो वो क्लाइव देखता है कि भैया अब कंपनी खुद का तो लिए तो पैसा कमाता था, लेकिन बाकी अधिकारी जो कमा रहे थे तो उन पर रोक लगाना चाहता था। तो उसने देखा कि जितना भी आपका निजी व्यापार है, निजी व्यापार लोग कर रहे हैं, यानी जितना भी आपका, क्योंकि उन लोगों की सैलरी कम थी, मैंने आपको बताया, तो उसने क्या बोला कि भैया निजी व्यापार पर आपके पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है? क्योंकि उस समय पर आप देखिए कि इनके पास में बहुत आपका, अगर मैं बात करूं पुराने या कहूं तो आपका बहुत अच्छे कर्मचारी उस समय बंगाल में नहीं थे क्लाइव के समय पर। क्लाइव खुद तो था दूरदर्शी, ठीक है, भ्रष्ट भी था, खूब भ्रष्ट था, लेकिन उसके पास में जो है उस तरह के अधिकारी नहीं थे जो वहां पर बंगाल के शासन को चला पाए। यानी बंगाल की उस समय की स्थिति ये थी कि एक क्लर्क के पास में 20 लाख रुपए तक जो सैलरी जाती थी सैनिकों को, उसको क्लर्क देखता था। 20 लाख रुपए तक के मामले को, इतना पैसा वो अपने पास रखता था उस समय का क्लर्क। आप सोचिए जिसके पास इतना पैसा आ जाए और आज के समय में भी गड़बड़ी कर दी जाती हैं, तो अब आप सोचिए उस समय पर कितनी गड़बड़ियां कर दी जाती हों। तो इसने क्या कहा कि भाई तुम अपना निजी व्यापार नहीं करोगे। तो इससे फिर अधिकारियों ने विरोध किया कि भाई हम तो अब तक करते थे, क्लाइव से पहले तक करते थे, क्लाइव जब से आया तब से हमको अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा। उसने कहा भैया थोड़ा शांत रहो, ठीक है, थोड़ा शांत रहो। तो उसने क्या बोला, यहां पर इन सब लोगों से एक शपथ पर साइन कराए। शपथ पर साइन यानी एक शपथ लिखाया कि हम कंपनी के प्रति ईमानदार रहेंगे, और सभी लोगों से उस पर हस्ताक्षर कराए गए जितने कंपनी के कर्मचारी थे। तो क्या मुझे बताइए, आप सिर्फ शपथ मात्र से ये हो सकता है कि व्यक्तियों का जो लालच है, जिनके अंदर आपका कोई कुछ माइंडसेट चेंज हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई मैंने शपथ ली है, अब थोड़ा बहुत कम कर देगा, कुछ बंद कर देंगे, मान के चलो, लेकिन मेजरली क्या बंद हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगा। तो शपथ पर साइन के द्वारा एक प्रयास किया गया। एक प्रयास जो हुआ साथी आपका, यहाँ पर कुछ प्रयास मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ सुनना। इसने क्या किया, मद्रास के जो पुराने कर्मचारी थे, इसको नोट मत करना, सिर्फ सुनिए। मद्रास के जो पुराने कर्मचारी थे, यानी कि जिनको एक्सपीरियंस था, उन सबको उसने बुला लिया कहाँ पर? बंगाल। मद्रास के पुराने कर्मचारी कहाँ बुला लिए गए? बंगाल। और क्योंकि बंगाल में उनको लोगों को अपना सेटअप बनाना था, और बंगाल के लोग कहाँ भेज दिए गए? बंगाल से भेज दिए गए मद्रास, यानी कि जो लोग आपका एक्सपीरियंस जिनको नहीं था। और साथ में उसने 1765 में व्यापार सभा बनाई। क्या बनाई? 1765 में व्यापार सभा बनाई। व्यापार सभा, व्यापार सभा का मतलब है आपका सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाया। उसने कहा ठीक है, हमने तुम्हारे निजी व्यापार छीन लिए ना, तुम लोग हमारा विरोध कर रहे हो कि भाई हम आपको, तो पहले हम प्राइवेट बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, और एक व्यापार सभा बनाई, अर्थात हम कहे एक सोसाइटी फॉर ट्रेड बनाई। सोसाइटी फॉर ट्रेड। और इस सोसाइटी फॉर ट्रेड ने क्या किया? इसने किया कि भैया तंबाकू का जो भी बिजनेस होगा, तंबाकू का, आपका सुपारी का जो भी बिजनेस होगा आपका, और नमक का जो बिजनेस होगा,
उस सब पर कंपनी की मोनोपोली रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मोनोपोली रहेगी। और इन तीनों क्षेत्रों से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लाभ आएगा, उस लाभ को कंपनी के कर्मचारियों में पदानुसार बांटा जाएगा। पदानुसार कैसे? जैसे जो सीनियर पोस्ट पर थे उनको आपका ज़्यादा मिलेगा हिस्सेदारी, जो आपका निचले पोस्ट पर थे उनको कम हिस्सेदारी मिलेगी। तो निचले पोस्ट वालों ने विद्रोह कर दिया। तो इस व्यवस्था को इस 1765 में, कभी पूछे सोसाइटी फॉर ट्रेड कब बना था? व्यापार सभा, तो आप जानना, तो छोटे से में लिख लो व्यापार सभा। लेकिन ये व्यापार सभा काम नहीं कर पाई थी और 1768 में अधिकारियों की नाराजगी की वजह से इसको खत्म कर दिया गया था। तो ये असैनिक सुधार इसने कुछ करने का प्रयास किए क्लाइव ने, ठीक है। और क्लाइव ने क्या, एक क्लाइव फंड बनाया, और वो बनाया अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, कर्मचारियों को पेंशन। पेंशन इसके लिए क्या बनाया गया था? इसके लिए बनाया गया था क्लाइव्स फंड। क्लाइव्स फंड खुद अपनी जेबें भरता रहता था ये, ठीक है। पेंशन फॉर रिटायर, पेंशन फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज, पेंशन फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज। तो इसने एक फंड बनाया कि भाई अब जो है कैसे कंपनी के अधिकारियों के अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए कि भैया तुमको जो है अपनी नौकरी के बाद में, उन सेवाओं के बाद में भी वेतन दिया जाए। बात क्लियर है? बच्चा आप ऐसे बच्चे क्यों बनते हो? जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ, गुरुजी इसको नोट करें, इसको ना नोट करें। भाई साहब आप इतनी देर में मैंने लिखा, आप चाहो तो सारा नोट कर लिया करो। अच्छा थम्स अप करके बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सारा नोट कर लेते हैं? मैं कुछ कहूँ छोड़ने के लिए, करने के लिए, तब भी कर लेते होंगे। तो ये तो आपका निजी चुनाव है। अंग्रेज अधिकारी छुप करके ईस्ट इंडिया कंपनी से तब भी निजी व्यापार करते थे, वो मना करती थी। तो मैं तुमसे लिखने के लिए मना भी कर दूं तो लिख लो। वो लोग तो भ्रष्टाचार को ना चाहते हुए कर रहे हैं, और आप मेहनत के लिए पूछ रहे हैं कि हम इसको लिख लें या ना लिखें। इतना इंट्यूशन मैंने पिछली कक्षाओं में, मैं आपको लगभग 100 दिन से रेगुलर गाइड करते आ रहा हूँ इस बैच में, और पिछले कई हजार दिनों से मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ। आपके अंदर एक चेतना पैदा हो जानी चाहिए थी अब तक, है ना, कि ये करें ना करें। ऐसे सवाल करोगे तो कैसे बात बनेगी? जीवन में अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनालिटी उसको माना जाता है जो सही डिसीजन खुद ले पाए। अगर खुद नहीं ले पाता है तो किसी के गाइड करने की वजह से ले पाए, लेकिन ले पाए। तो आप अपने आप को उस स्थिति में पहुंचाओ कि कम से कम डिसीजन तो ले पाओ, है ना। तो क्या समझेंगे, ये किसके प्रयास चल रहे हैं यहाँ पर? ये सारे प्रयास चल रहे हैं आपका किसके? सारे के सारे ये क्लाइव के समय के प्रयास हैं। अब आप जानते हो कि भैया अधिकारी तो इनके बड़े भ्रष्ट अधिकारी थे, और इतने भ्रष्ट अधिकारी थे आपका कि आप पूछो मत। इतने भ्रष्ट अधिकारी थे कि क्लाइव ने तो एक बार पत्र लिखा ब्रिटिश शासन को, ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालकों को, कि यार इनकी सैलरी कम है, इनकी सैलरी वैलरी थोड़ी बढ़ा दो। तो संचालकों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास इस बात के लिए पैसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो भ्रष्टाचार का कारण बनते थे। क्लाइव जो यहाँ से पैसा लेके गया, क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि क्लाइव ने स्वयं का यहाँ से, आज के समय पे तुलना करें तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया क्लाइव ने। और क्लाइव का जो ये घोटाला है, इसके लिए क्लाइव पर वहां जाकर के मुकदमा भी चला। और क्लाइव पर जब मुकदमा चला तो हालांकि क्लाइव तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था वहां ब्रिटेन में, तो उसने अपने आप को बरी करा लिया। लेकिन कहते हैं कि वहाँ की ब्रिटिश जो संसद थी उसमें जब इसके खिलाफ सवाल उठे, तो ये इंडिया में जो शक्ति यहाँ से हासिल करके गया, जो फेम यहाँ से हासिल करके गया, ब्रिटेन में इसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं बची। जब लोग इसको, ये सड़क पर चलता और ये कहते कि इसने तो एक गरीब देश को लूट लिया, इसने तो एक देश को गरीब बना दिया, और एक देश जो दुनिया में ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, जो नॉलेज के लिए प्रसिद्ध था, उसको इसने लूटा, और उस देश के सारे अवसर, भविष्य के अवसर भी इस व्यक्ति ने खत्म कर दिए। तो जब ऐसी बातें इसको सुनने को मिलती थी, तो कहते हैं, एक कारण बताया जाता है कि ये खुद को जिम्मेदार, इसने अपने अंतिम दिनों में इसने खुद को कारण माना था कि बंगाल में जो स्थिति थी उसके लिए ये अगर प्रयास करता तो भारतीय लोगों की मदद हो सकती थी। लेकिन 1 करोड़ लोग मारे गए, कारण मतलब बहुत सारे बताए जाते हैं। और अंत में इसने क्या कर लिया था? इसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, अपना गला काट लिया था खुद ही। कहते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो गया। बात समझ गए? आगे चले। इसके बाद में कुछ गवर्नर रहे छोटे छोटे। तो ये बीच में कब चला गया था वापस, बताएं जरा। मैंने क्या कहा, ये कब वापस गया? तो आप कहेंगे 1757 से 60, आपने बताया भैया 1757 से 60, ठीक है।
60 में ही वापस चला गया, याद रख लेना था, इसने आत्महत्या कर ली थी, देख लेना कहीं के ना। इसके बाद में एक रहा था हॉलवेल। हॉलवेल 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 रहा है आपका कब से? 1760 में। हॉलवेल ही वो व्यक्ति है जिसके समय पर क्या हुई थी? इसके समय पर हुई थी कौन सी? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी की आपका डेट लिखिए साथ ही मुझे। आपको परफेक्ट स्टूडेंट बनना है, परफेक्ट। ब्लैक होल ट्रेजेडी हॉलवेल के समय की घटना है। फिर तीसरा, ये भी तो बंद कर लिया था, मैंने कहा था ना 146 लोगों में, या उस घटना को मैंने आपको बताया कि कैसे वो आरोप लगाए गए सिराजुद्दौला पर, जो आरोप अब जो है एकदम से ठीक नहीं बैठते हैं। वेंसीटार्ट यहाँ बीच में आया था 1760 से लेकर के आपका 1765 तक। कौन था बंगाल का गवर्नर? यहाँ पर था वेंसीटार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। तो बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो बंगाल का गवर्नर कौन था? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ है? 1764 में। ये वेंसीटार्ट के समय हुआ। इसके समय आया था आपका कार्टियर। कार्टियस नहीं, कभी लियोनस कार्टियस को समझ लो, कार्टियर। तो कार्टियर आया था 1769 से 72 तक, ठीक है। और जो बंगाल में अकाल पड़ा, जिसको मैंने बताया घटनाएं रही, तो बंगाल में अकाल के समय यही था। बंगाल में जब अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल, ये मत सोचना मैंने आपसे तब भी कहा कि वो क्लाइव के समय की घटना नहीं है, वो तो परिणाम है द्वैध शासन के। द्वैध शासन के बंगाल में अकाल पड़ा, यानी कि आपका फेमाइन इन 1770 एट द टाइम ऑफ कार्टियर। समझ रहे हैं भैया? ये कौन आया? आपका कार्टियर आया। छोटी छोटी घटनाएं इनके बीच में थी। और इसके बाद में फिर आया आपका पांचवा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन आया? पांचवा बना वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, आपका वो भारत में रहा कब तक? वॉरेन हेस्टिंग्स रहा 1772 से 1785। देखना जरा ध्यान। तो यानी कि 1772 में वो बंगाल का गवर्नर बना, और 1773 तक रहा वो क्या? आपका बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर रहा। और फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। इसको क्या बना दिया गया बताएं? तो 1773 से लेकर के 1785 तक इसका पोस्ट बढ़ गया, और ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। इसकी भूख क्लाइव से भी ज्यादा थी, यानी कि भारत को एक और लुटेरा मिला। आप ये समझिए, लुटेरा। ये जो तुम्हारी किताबें जिनके नाम के आगे इतना सम्मान पूर्वक लिख रही हैं ना, आप सोचिए, हमको उन किताबों से और पब्लिकेशन से भी, हमारी भी रहती हैं अक्सर, कई किताबों में नाम आता है, मैं अक्सर अपनी बुक पब्लिकेशन की, आप ये मत लिखिए, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ बुरा हो नहीं सकता। अगर मैं कहूँ किसी एक सभ्यता ने हमारे साथ इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान किया, तो वो यूरोपियन सभ्यता थी। ये ब्रिटिशियर्स थे, ये अंग्रेज थे, जिन्होंने इस देश को सबसे ज़्यादा लूटा। इस भारत माता के साथ में सबसे ज़्यादा जो लूटपाट की, वो इन अंग्रेजों ने की। और उनके नामों का कोई सम्मान नहीं बनता जिन व्यक्तियों ने इस देश को एकदम से खोखला कर दिया हो। इस देश के किसानों की, इस देश के मजदूरों की, इस देश के हालातों की तनिक भी चिंता ना की हो, उनके प्रति किस बात का सम्मान और कैसा सम्मान। तो क्या बोलेंगे? वॉरेन हेस्टिंग्स, एक और नया लुटेरा आया। इसने कहा कि भैया दो तरह का शासन चल रहा था। इसने सबसे पहली घोषणा तो क्या की? 1772 में, 1772 में द्वैध शासन को खत्म किया। इसने बोला दो तरह का शासन नहीं करेंगे, एक तरह का शासन चलेगा। द्वैध शासन को खत्म कर दिया। एंड ऑफ डायरकी, एंड ऑफ डायरकी, डायरकी इन 1772। और जैसे ही इसने इसको खत्म किया, तो इसकी जगह इसने बनाया, क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। बोले किसी नवाब ववाब को पैसा नहीं देंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। यानी कि एक राजस्व बोर्ड इसने बनाया, ठीक है, राजस्व बोर्ड बनाया। अब से पहले क्या चल रहा था यहाँ पे? द्वैध शासन। तो दो तरह का शासन था। दीवानी, यानी कि वसूली तो कंपनी कर रही थी, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए वो पैसा देते थे नवाब को। अब ये ऐसा है, ये चाहता था कि अच्छा, भारतीय लोगों पर इस बंगाल के क्षेत्र में 53 लाख रुपए एनुअली खर्च हो रहे हैं, बोला इसको कट डाउन करो।
हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी इतना पैसा खर्च करने की इन इंडियंस पर, हमको तो सिर्फ इन पे ऊपर खर्च करने हैं 16 लाख रुपए, और वो भी नवाब को दे दो एक पेंशनर के तौर पर, ठीक है, उसका कट डाउन करो। तो उसके पहले 53 लाख को 41 लाख किया गया था, फिर 30 लाख के आसपास लाए, और फाइनली उसको 26 लाख, 26 लाख सॉरी 26 लाख नहीं 16 लाख। तो इन्होंने क्या किया, ये क्यों कर रहा है ये सब, तो क्या किया था इसने इसके समय पे इंपॉर्टेंट घटना, इसने निजामत को खत्म कर दिया। यानी कि द्वैध शासन खत्म का मतलब क्या हो गया, कि जो निजामत चल रही थी और जो दीवानी थी उसको क्या कर दिया इसने, निजामत को भी खत्म कर दिया, और दीवानी तो जो मिल रही थी उसकी जगह इसने बना दिया क्या, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पैसा ये इकट्ठा करेगा। दो उपदीवान बनाए गए थे, मैंने कहा उनका क्या नाम है, दो उपदीवान कौन कौन से थे, एक तो मोहम्मद रजा था, मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा, और दूसरा आपका राजा सिताब राय। दोनों को बुलाया इसने, बोला तुम इधर आओ, क्योंकि ये दोनों जब अंग्रेजों की तरफ से दीवान थे, इन दोनों ने भी भारत में खूब लूट मचाई, और भारत के जब आंसू बह रहे थे उस समय पर ये अपनी जेब भर रहे थे। तो इन पर हेस्टिंग्स ने आते ही, अच्छा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पैसा चाहिए था, मतलब इनके बाप का पैसा था ये समझिए तुम ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो हेस्टिंग्स को लग रहा हमारा पैसा था, और ये भारतीय तुम लोग, हम तुमको नायब बनाए थे, क्योंकि वो क्लाइव की चीज़ों के ऊपर घृणा रखता था, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता था। तो इन दोनों को पकड़ करके इनके ऊपर मुकदमा चलवाया उसने, बोला इनके ऊपर मुकदमा चलाओ, इनकी संपत्ति की जांच करो। तो बहुत सारी संपत्ति इनकी हड़पी गई, और बाद में क्या है, हालांकि कोर्ट ने इनको बरी कर दिया था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। तो इसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना करके क्या किया, बहुत सारी चीज़ें इसने की। एक इसने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा किसके समय पे शुरू हुई थी बताओ, बंगाल का कौन सा नवाब था। इजारेदारी प्रथा में याद रखना 1772 में इसने कर दिया एक पंचवर्षीय ठेका, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, पंचवर्षीय ठेका, पंचवर्षीय ठेका यानी कि 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट इसने किया, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। बताओ भैया किसके समय पर यह शुरू हुई थी, सारे लोग बताएं, बंगाल का कौन सा नवाब था जिसके समय मैंने आपको इजारेदारी प्रथा बताई। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, बहुत बढ़िया मुर्शिद कुली खां, वेरी गुड। तो मुर्शिद कुली खां क्या करता था, इजारेदारी समझते हैं, बताओ एक शब्द लिख दो इजारेदारी से, मैं समझ जाऊँ। इजारेदारी में क्या होता था, किसान जो जमींदार आते थे वो बोली लगाते थे, और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको ठेका दे दिया जाता था कि भैया तुम फिक्स हमको इतना पैसा दोगे, तुम वसूली चाहे जैसे करो, अभी तुम हमको बोली लगा के सबसे ज़्यादा पैसा दे दो, और बाद में तुम किसानों को कितना ही उत्पीड़न करो, चाहे तुम जैसे वसूलो वैसे वसूल लेना, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसने आकर के यहाँ पर पंचवर्षीय ठेका कर दिया इजारेदारी प्रथा में। लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, और लगा कि अंग्रेजी शासन के पास में जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। 5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा जमींदार बन जाता है, कल को वो शक्ति भी बन जाता है, ठीक है भाई, जमींदार ही तो थे, तो जमींदार जबरन किसानों से सब कुछ वसूलते थे। ये आपको जितने भी भूमि के मालिक मिले पुराने, कोई व्यक्ति आपसे कहे इनके पास में इतने 1000 बीघे ज़मीन है, इनके पास में उतने 1000 बीघे ज़मीन है, तो इनमें से बहुत सारे लोग तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय पे बहुत सारे लोग जमींदार थे, कुछ तो वास्तविक जमींदार थे जिनके पास में आपका ये मान के चलो कि भाई राजशाही थी, सही मायने की बड़े नाम थे, अगर उनको हम छोड़ दें तो सही मायने में, नहीं तो ज़्यादातर जमींदार तो इस देश में क्या हुए, किसानों का खून चूस करके, किसानों की ज़मीनों को हड़प करके, किसानों को थोड़े से पैसे दे करके, उनके ऊपर ब्याज लगा करके, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके अंततः उनकी ज़मीनों को हड़प लेना, बहुत सारे जमींदार तो इस देश में ऐसे बने। तो इसने पंचवर्षीय ठेके को क्या किया फिर आपका 1776 में, 1776 में उसको इन्होंने कर दिया 1 वर्षीय, 1 वर्षीय, 1 वर्षीय। ये बात याद रखेंगे। नवाब को कितनी पेंशन दी इन्होंने बताना। अब इसका आरोप लगा है स्टिक्स पर, इसने क्या किया, नवाब को उसे निजामत तो ले ही ली इन्होंने, नवाब को 16 लाख एनुअली, 16 लाख वार्षिक का एक पेंशनर बना दिया, वार्षिक का पेंशनर बना दिया, पेंशनर में नवाब एज ए पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पेंशनर बनाया। अब इसके लिए कहते हैं कि उस समय पर आपका मुन्नी बेगम एक हुआ करती थी, मुन्नी बेगम से अच्छी बातचीत थी वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो उसने क्या किया, मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए ले लिए, और नवाब को बोला कि भैया तुम जो है ना, ये जो प्रशासन विशासन है ये खुद देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कोई निजामत विजामत नहीं है, ठीक है, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो पैसे को अपने तरीके से कलेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर इसको बोला गया कि जो भी आपका नवाब है वो अब मुन्नी बेगम के अधीन रहेगा, मुन्नी बेगम के संरक्षक, मुन्नी बेगम को संरक्षक बना दिया गया। तो बंगाल के नवाब को एक तो पेंशनर बना दिया और किसके अधीन कर दिया, मुन्नी बेगम के अधीन।
और मुन्नी बेगम से किसकी बातचीत थी? हेस्टिंग्स की। वैसी बातचीत मत समझना, मतलब आपस में उन दोनों की डील हुई पैसे को लेकर के। और मुन्नी बेगम जो आपका मीर जाफर की विधवा हुआ करती थी, उसको इसने संरक्षक बना दिया, और इसीलिए बाद में फिर हेस्टिंग्स पर भी मुकदमा चला। हेस्टिंग्स पर भी ये मुकदमा चला, जिसको आप जानते हैं नंद कुमार पर उसके बदले में इसने मुकदमा चलवाया। उस घटना का भी हम बात करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो क्या बन गया? ये आपका पहला गवर्नर जनरल बना। इसकी नीतियों के बारे में आप समझ गए होंगे कि क्लाइव की तरह ये भी एक लुटेरा था। क्लाइव की तरह ये भी एक आपका क्या था, भारत में लुटेरा व्यक्ति था। और इसके समय पर क्या हुआ, 1781 में, 1781 में, 1781 में आपका जो जगह थी कलकत्ता, क्या बोलेंगे, 1781 में कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में आलिया मदरसा की स्थापना हुई। आलिया मदरसा की स्थापना, आलिया मदरसा की स्थापना, जो बाद में आलिया विश्वविद्यालय भी बन गया, तो वो इसी के समय बना। याद रखना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आलिया मदरसा इन कलकत्ता इन 1781, 1781 में हुई, ठीक है। और एक आपका इसके समय पर ही क्या आया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। घटनाएं सोचते चलिए, पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि इनके कार्यकाल आपको जहन में होने चाहिए। देश में कुछ भी घटित हुआ तो उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर या गवर्नर जनरल। जैसे हम आपसे बात करें, यहीं पर आपका 1784 में एक संगठन बना था, एशियाटिक सोसाइटी। किसने बनाया था एशियाटिक सोसाइटी? पिट्स इंडिया एक्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर के, पिट्स इंडिया एक्ट नवीन सर क्लास आ जाए। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी। ये भाई साहब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी आपका विलियम जोन्स ने। जज आदमी था एक, फिलोलॉजिस्ट, विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। और ये आपका क्या बोलेंगे, विलियम जोन्स 1783 में कलकत्ता में जज बनकर आया था। कलकत्ता में, कलकत्ता में जज बना था, जज बना था। कौन व्यक्ति था ये? एक फिलोलॉजिस्ट था। फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट का मतलब समझते हो? बताओ क्या होता है फिलोलॉजिस्ट? फिलोलॉजिस्ट था एक, अर्थात ये आपका एक भाषा विज्ञानी था, जो बहुत सारी भाषाओं के बारे में ज्ञान रखना चाहता हो या अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हो, ठीक है। तो इसकी सहायता किस किसने की थी? विलियम जोन्स के साथ में कौन कौन लोग थे? इसमें एक व्यक्ति था चार्ल्स विंकिंस। चार्ल्स विंकिंस को इस देश में किस बात के लिए जाना जाता है बताओ? चार्ल्स विल्किंस था, और साथ में एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तीन व्यक्ति थे, तीनों ने मिलकर इसको किया, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो कभी भी पूछे आपका एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में विलियम जोन्स के सहायक कौन कौन थे? चार्ल्स विल्किंस। और चार्ल्स विल्किंस वो व्यक्ति है जिसने किसका, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। या कभी भी पूछे भारत में ये लोग, इनके पीछे उद्देश्य क्या था एशियाटिक सोसाइटी बनाने का? इसको बच्चों को भी आपका ब्लॉक कर दो, सालू तिवारी को ऊपर, जो है ऊपर पर, ये अभी आराम से पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं देखते आप इसको? क्या कह रहे हैं भैया? ऊपर व्यापार सभा को देख, कहाँ लिख रहा है व्यापार सभा? सर जब 1769 में व्यापार सभा बनी, बेटा सुन तो लिया करो, 65 है ये, 65, आपको 9 लग रहा होगा, आप शायद म्यूट पर क्लास देख रहे हैं, म्यूट। मैंने बोला भी है ना 1765 में। चलो कोई नहीं, वापस आते हैं। चार्ल्स विंकिंस, ओके बच्चा, मैं तुम्हें मतलब कितना समझाऊंगा, आप सोचो जरा, क्यों नहीं समझते? और अगर तुम्हारा नाम नकली सालू है तो बात अलग है, बाकी बेशक से आप असली सालू हों या नकली सालू हों, स्थितियां तो लड़के और लड़कियों के समान है। या मैं कहूँ इस देश में लड़कियों के लिए तो लड़कों के मुकाबले थोड़ी कठिन है। कल एक बच्ची मुझे मिली, आप समझना, मतलब वो अपने शब्द एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। कल ही की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उसने एक बात मुझे बताई, ने कहा कि जी हम 4 बहनें हैं और एक भाई है हमारा छोटा सबसे।
पिताजी मेरे ऊपर शादी का दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तुम्हें शादी करनी होगी, और ये बात कह के वो रोने लगी। तो मैंने उसका मतलब बताया कि भाई ठीक है, मतलब रोते क्यों, तुम अपनी बात बताओ, बात क्या है। तो उसने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ और टीचिंग एग्जाम्स की वो तैयारी कर रही हैं, टीचिंग एग्जाम्स, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं यूपी में भर्ती नहीं आ रही हैं। और उन्होंने कहा यही आखिरी उम्मीद है, मेरी मम्मी एक्सपायर हुई, तो मेरी एक मौसी थी, उनसे मेरा थोड़ा लगाव था, तो उन्होंने कहा था उनसे कि बेटा तुम टीचर बनना, तो मैं वो बनना चाहती हूँ। और बाकी मेरा जो है बाकी सब्जेक्ट्स पर इतना कमांड नहीं है, तो मैंने उसे बताया किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाना वढ़ाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, अपने आप को थोड़ा मजबूत करो, क्योंकि फादर के ऊपर भी, आपके पिताजी के ऊपर भी एक सामाजिक दबाव होगा कि लड़की की शादी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे पिताजी ने यही किया सामाजिक दबाव के चलते, और क्योंकि हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं, तो बिगर पैसा खर्च करे तो अब तो अच्छे लड़के भी नहीं मिलते, ऐसे लड़के अब या कहें तो है कहाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 बहनों की शादी हुई और तीनों बहनों के घर वाले बहुत ज़्यादा शराबी थे, तीनों के तीनों शराबी हैं। और ऐसी स्थितियों में शायद वो, उसने ये बोला कि मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा शायद। तो आप समझ रहे हैं, अपनी वर्तमान स्थितियों को लेकर के आप अगर विचार नहीं करोगे कि भविष्य में आपका क्या होगा। मैंने कहा ना, आपका भविष्य जो निर्मित होगा वो आज से निर्मित होगा। आपने अपना आज कैसा जिया है, या आप अपने अतीत को कैसे जीते आ रहे हैं। इसलिए बच्चे बात ना करें। मैं बहुत भावुक हूँ इस बात को लेकर के। मैं मतलब इतना शांत होकर तुमको पढ़ाता हूँ, हम भी तो मतलब कुछ भी ऐसे ही तुमको स्लाइड लगा के 4 दिन में इतिहास पढ़ा जाते, व्यूज और ज़्यादा आते, मिलियंस में व्यूज आते, जितना छोटा क्लास रहेगा। क्यों नहीं पढ़ाया हमने, कभी घंटों घंटों क्यों पढ़ाया फिर। इसीलिए ना आप कुछ बेहतर करोगे। और जब हम देखते हैं आप बातें कर रहे हैं कुछ और, तो थोड़ी निराशा होती है, दुख होता है थोड़ा। ऐसा ना करें, अपने आप को मतलब लक्ष्य के प्रति समर्पित रखें। तो चार्ल्स विकिंस और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन वो व्यक्ति है पहला जिसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। कभी भी आपसे पूछे संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय है, अध्ययन करने वाला पहला यूरोपीय, फर्स्ट यूरोपियन हु स्टडीज संस्कृत लैंग्वेज, अध्ययन करने वाला पहला पहला यूरोपीय। बहुत जगह आपका आप देखेंगे विलियम जोन्स को भी कहा जाता है, लेकिन वो गलत है। हाँ, एक बार यूजीसी नेट ने एक क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा, विलियम जोन्स ने संस्कृत भाषा किससे सीखी, तो वो चार्ल्स विकिंस से सीखी। और चार्ल्स विकिंस ने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं, जैसे मनुस्मृति, क्या बोलेंगे, मनुस्मृति। मनुस्मृति का नाम कितने लोगों ने सुना है, थम्स अप करें। मनुस्मृति आपका 1776 में इसको इन्होंने बोला ए कोड टू जैंटू, ए कोड टू जैंटू, मनुस्मृति 1776। और इसके बाद में आपका भगवत गीता, ये सब सारे ट्रांसलेशंस एशियाटिक सोसाइटी के हैं 1785 में। ठीक है, ये चार्ल्स विकिंस ने किया। हितोपदेश एक पुस्तक है, बताओ हितोपदेश किसने लिखी है, नारायण पंडित ने लिखी है। हितोपदेश को इन्होंने बदला 1787 में। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, उसको कब इन्होंने ट्रांसलेट किया, 1789 में, महाकवि कालिदास की। जयदेव की जो पुस्तक है गीत गोविंद को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1792 में, क्योंकि ये भारतीय ज्ञान को आपका साथी ट्रांसलेट करके यूरोप में भेजना चाहते थे, ताकि यूरोपीय लोग भी इसको पढ़ें। बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथियों ने कहा, एक साथी का हमने आपका भी टिप्पणी देखा, बकवास बुक मनुस्मृति। और साथियों का क्या मत है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, रियलिस्टिक वे में आप मुझे बताना, सच सच वास्तव में आप में से कितने साथियों ने मनुस्मृति को पढ़ा है, कितने साथियों ने, या मनुस्मृति पर जिन लोगों की रिसर्च रही, जो उस भाष्य के समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे कितने व्यक्तियों को आपने सुना।
इस पढ़ना तो शायद सबके लिए संभव नहीं है। नो 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 नो, नहीं पढ़ा है। ओके, तो मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं। मनुस्मृति पर जो सबसे ज्यादा कार्य किया है इस भारत में, या मनुस्मृति की समझ रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुरेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार। तो आप कभी जब आपके पास समय हो, आप अपने होमवर्क में डालिए, जैसे या हम भी कभी इस पे सेशन लेके आएंगे, अपने विचार रखेंगे, तो आप लिखना मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार, वो सबसे बड़े रिसर्चर है इस फील्ड। तो उन्होंने मतलब हर एक कॉन्टेक्स्ट को ये समझाया है कि किस तरह आपका जो भारत में मैक्स मूलर जैसे लोग आए, जो ट्रांसलेशंस हुए हमारे मूल ग्रंथों को, उन मूल ग्रंथों को किस तरह प्रभावित किया गया और कब कब किया गया और कहाँ कहाँ किया गया। आप एक बात समझिए, जैसे किसी विषय पर आप मुझसे ज़्यादा ज्ञान रखते हो, आपका ज्ञान मुझसे ज़्यादा है, तो फिर मुझे आपकी समझ के साथ में सहमत हो जाना चाहिए। अगर आप मुझे उस चीज़ के लिए एनलाइटन कर रहे हैं, या आप मुझे उस चीज़ के लिए क्लियर विजन दिखा रहे हैं, तो मुझे आपकी बातें माननी चाहिए, हाँ या नहीं? आप कहेंगे हाँ। तो इस क्षेत्र में प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, आप एक बार थम्स अप कर दे जी भैया, जब हमारे पास कभी समय होगा। उनको ये जो मत है इस चीज़ को लेकर के, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे उनका, 3-3, 4-4 घंटे, 2-2 घंटे के सेशंस हैं। एक वीडियो देख लेना, शायद उनका 1 घंटे 53 मिनट का एक वीडियो, तो मैंने बहुत दिन पहले देखा था, शायद 3 महीने पहले मैंने। देखेंगे ना, फिर आपका विजन क्लियर होगा, मतलब क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में सिर्फ थोप दी गई और आपने उसको मान लिया। हाँ, वो सब तथ्य उसमें है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्यों जलाया मनुस्मृति को, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति के मूल ग्रंथ को पढ़ा था या उसके इंग्लिश ट्रांसलेटेड ग्रंथ को पढ़ा। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने जो ट्रांसलेशन पढ़ा था इंग्लिश का, क्योंकि संस्कृत भाषा में उन्होंने उसको नहीं पढ़ा था, या जो भी कारण रहे हो, आप एक बार सुनना, तब अपनी राय बनाना, तब एक अच्छी राय रहेगी, मैं ये समझूंगा, तब आपका एक क्लियर विजन होगा। ओके, तो क्या बात समझेंगे यहाँ पर, आप समझेंगे ये लोगों ने क्या बनाया, आपका एशियाटिक सोसाइटी बनाई, और एशियाटिक सोसाइटी ने क्या किया, आपका इन सब ने आपका भारतीय ग्रंथों को आपका बदलना शुरू किया। ओके, अगली चीज क्या है इसके समय पर, एक महत्वपूर्ण घटना और लिखना। के समय पर एक महत्वपूर्ण घटना हुई आपका 1773 में, क्या बना था 1773 में आपका बना था सुप्रीम कोर्ट। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, यह हमने आपको पूरा बताया था पॉलिटी में, क्लियर होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1773, कहां पर बना था ये, कलकत्ता में। बंगाल में ही थे ये लोग, कलकत्ता में। और इस सुप्रीम कोर्ट का जो आपका चीफ जस्टिस बना था पहला, वो कौन बना था ये आपको बताना है, ठीक है। याद रख लेना, नंद कुमार पर मुकदमा, नंद कुमार पर मुकदमा, नंद कुमार पर मुकदमा, ये भी इसके समय की एक घटना है। लॉ सूट ऑन नंद कुमार, इस वर्ष की घटना है ये, याद रख लेना। ये घटना है आपका नंद कुमार पर जो मुकदमा हुआ था 1775 में, 1775 में, ठीक है। अब उल्टी कहानी हुई, दो कहानी हुई, समझना। तो नंद कुमार थे, उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स पर आरोप लगाए कि कैसे हेस्टिंग्स ने यहाँ पर आपका गलत तरीके से आपका प्रशासन को चलाया है, या मुन्नी बेगम को इसने 3.5 लाख रुपए दिए, और ये एकदम से सत्य दावा था। सत्य दावा इतना था कि खुद इसको एक्सेप्ट कर लिया था आपका हेस्टिंग्स ने ही। तो ये मुकदमा हेस्टिंग्स के ऊपर इन्होंने दायर किया आपका मार्च के महीने में। अब हेस्टिंग्स का तो बड़ा दिमाग खराब हुआ, एक भारतीय मुझे मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर रहा है। तो वो क्या करता है कि वो पहले तो आरोप लगाता है नंद कुमार के ऊपर उल्टा, तो भाई मुझे तो जो रिश्वत लेने के लिए उकसाया था एक भारतीय व्यक्ति के साथ मिलकर के इस नंद कुमार ने ही उकसाया था। तो काउंसिल ने उसकी इस बात को माना नहीं। उसके बाद में उसने क्या किया, एक व्यापारी हुआ करता था मोहनलाल, तो उस मोहनलाल के द्वारा जालसाजी का आरोप लगवाया नंदलाल के ऊपर, और नंदलाल को फंसाया। और साथ में उस समय पर जो आप जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का पहला न्यायाधीश एलिजा इम्पे, बहुत भ्रष्ट आदमी था वो भी। तो उस एलिजा इम्पे ने क्या किया, हेस्टिंग्स के साथ में मुलाकात कर ली, और हेस्टिंग्स और वो दोनों दोस्त थे। तो उन्होंने क्या किया आपका, तभी तो उसको जज बनाया गया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हेस्टिंग्स के समय पर। तो उसने क्या काम किया, अच्छा भैया तुमको परेशान कर रहा है ये, इसको तो फांसी की सजा दे देते हैं। अंग्रेज सरकार के लिए इतना आसान था। तो उन्होंने क्या किया, 8 दिन के अंदर ही, उसने मार्च में मुकदमा किया, इन लोगों ने अप्रैल में किया वापस, और 8 दिन के अंदर ही नंद कुमार को फांसी दे दी।
जिसका बहुत सारे लेखकों ने फिर खूब विरोध किया बाद में। तो क्या बोलेंगे, नंद कुमार पर झूठा मुकदमा, और नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 15 अगस्त 1775 को। याद रख लेना, नंद कुमार को फांसी, नंद कुमार को कब फांसी दी गई थी? नंद कुमार को फांसी दी गई थी आपका 17 बोलो 1775 नहीं, 15 अगस्त 1775, 15 अगस्त 1775। एक इनमें ईमानदार जज था, आपको याद हो, एक तो एलिजा एम्पे था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स ने तो अपना तर्क और पक्ष भी दिया था कि भाई ये तो जो है नंद कुमार तो एकदम से निर्दोष व्यक्ति है और इसको थोड़ा कार्रवाई का मौका तो दो 8 दिन के अंदर। तो उसकी दलीलों को एकदम से दरकिनार कर दिया गया, चैम्बर्स की एक ना चली। ठीक है, एक अगली बात क्या है, क्या बोलेंगे, इसी के समय पर आपका 1780 में, 1780 में पहला पहला अखबार कौन सा था? पहला अखबार, पहला अखबार बंगाल गजेट, बंगाल गजेट 1780, 1780 में छपा। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन बंगाल, क्या बोलेंगे, इन 1780 वाज बंगाल गजेट। और इसका कौन था संपादक, एडिटर कौन था इसका? इसका संपादक, एडिटर था इसका जेम्स ए हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की कौन था? इसका संपादक था। और ये अखबार कैसा था? बंगाल गजेट एक वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली बोले तो वीक में एक बार आता था, अर्थात ये आपका साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। अब ये बड़ा ईमानदार आदमी था जेम्स ए हिक्की। और जेम्स ए हिप्पी, पहले तो आप समझते पत्रकारिता का असली उद्देश्य क्या होता है, बताइए। पत्रकारिता का मतलब है आपका न्यूज, हमारे यहाँ पर जो मीडिया चैनल्स हैं जिन पर बहुत आरोप लगते रहते हैं कि ये सरकार के पक्ष में होते हैं, जैसे जब भी कोई सरकार होती है, जैसे अभी आपका मोदी जी के समय पर मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाता है, तो क्योंकि ये मीडिया गोद में बैठी रहती है। और आपका कांग्रेस के समय पर भी आरोप लगते हैं मीडिया पर कि वो कांग्रेस के समय पर, यानी कोई भी सरकार रहेगी तो उसके पक्ष में रह करके उनके आरोप लगते हैं। और ये आरोप बहुत हद तक आप देखते होंगे बहुत सही भी हैं, बहुत सही आरोप हैं। ये बात अलग है कि बहुत कम पत्रकार ऐसे हैं जो सही मायने में, भाई पत्रकारिता का काम है सरकार पर आपका जो सही तरीके से प्रकाश डालना, उसकी चीज़ों पर आपका प्रकाश डालना, ताकि जनता को सारी चीज़ें पता चले। ऐसे नहीं सरकार की सिर्फ वाही वाही करना और आम जनता को गुमराह करना। जैसे कि आपका आप देखे होंगे एनडीटीवी पर थे रवीश कुमार, वो आपका हमेशा से हर सरकार से सवाल करते थे, हर सरकार सवाल करते थे। वो बीजेपी के विरोधी भी रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी वो बात करते हैं। ऐसा नहीं कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के खिलाफ भी बात करते थे, लेकिन फिर उनको तो एनडीटीवी से अलग निकलने को मजबूर कर दिया गया। तो इसलिए जेम्स अगस्टस हिक्की ने भी यही काम किया। उसने क्या किया कि हेस्टिंग्स की सच्चाइयाँ लिख दी, हेस्टिंग्स कर क्या रहा है भारत में, तो ये लिख लिया। तो हेस्टिंग्स तो इसका विरोधी बन गया और 1782 में ही इस अखबार को बंद कर दिया गया। हम पढ़ते हैं 1780 में बंगाल गजेट आया, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते हैं आपका बंगाल गजेट को बंद क्यों कर दिया गया। तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी के चलते उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, 1782 में प्रेशर आया जेम्स हिक्की के ऊपर। अब देखिए दूसरी घटना क्या है, यहाँ पर तो हम भी एक तंज कसना चाहेंगे भारत की मीडिया के ऊपर। तो ऐसे बोला जाता है, आप सुनना बड़े गौर से, बड़ा मजा आएगा आपको, आप महसूस भी कर पाएंगे कि पहले पहले छपकर बिकते थे, पहले छपकर बिकते थे और अब बिक कर के छपते हैं, अब बिक कर के छपते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पहले तो छपते थे तब बिकते थे, अब क्या होता, पहले ही बिक जाते हैं कि उसमें छपना क्या है। मैं जानता हूँ कितने सारे अखबारों को, अखबार में फिक्स होता है, आप देखते हो ना इसमें ये पहले पेज पे सब चीज़ का पैसा लेता है अखबार। अच्छा आपको फ्रंट पे चाहिए क्या, यहाँ पे फ्रंट पे आपका रोजगार विद अंकित छाप दें, पूरे देश में छाप दें क्या? अच्छा उत्तर प्रदेश में छाप दे पूरे में? अच्छा आप ये चाहते हो सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट में छाप दें? अच्छा ये चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आपके एक सिटी के लिए छाप दें? कहाँ पर कौन जाएगा, किस तरह कौन सा ऐड होगा, ये काम है उनका। आपको तो लगता होगा ना अखबार यार इतने सारे पेज 2.5-3 रुपए में, 2.5-3 रुपए का अखबार थोड़ी आता है। अखबार में तो ऐड आ रहा है करोड़ों रुपए का, 2.5-3 रुपए की बात थोड़ी है। उससे तो कोस्टिंग निकाली जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बहुत महंगा होता है अखबार। वो जो अखबार निकाल रहे हैं आप ही से 3 रुपए ले रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनका फायदा बहुत बड़ा है ना। तो ऐसे अखबार आते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, इसकी घटनाओं पर ये इतना खराब था कि इसके द्वारा बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ, बर्क द्वारा हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया।
हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग। इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट अगेंस्ट हेस्टिंग्स बाय बर्क, ये चला था 1787 से, बाद में इसके और 95 तक, लेकिन फिर भी इसको क्या कर दिया गया, इसको भैया बरी कर दिया गया। हेस्टिंग्स पर जो लगे आरोप हैं काउंसिल उन सब से नकारती है और ये सभी आपका झूठे हैं, सभी क्या हैं, ये झूठे हैं। फिर यहाँ पर याद रख लेना एक आया, तो ये 1786 तक रहा, तो 1785, तो 1785 से 86 तक रहा था आपका जॉन मैकफरसन, जॉन जॉन मैकफरसन। इसके समय की कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है। और फिर आएगा आपका कार्नवालिस, क्योंकि कार्नवालिस थोड़ा सा बड़ा लेक्चर है, हम धैर्य से पढ़ेंगे, हम थंबनेल को एडिट करवा देंगे थोड़ा सा, उस पर हम करवा देंगे आपका क्लाइव से हेस्टिंग्स तक। यारे बच्चे आप सबके पास में समय है ना उस वास्तविक इतिहास को पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक और बात कि शायद पॉसिबली संभवतः मैं आपको इस इतिहास को YouTube पर अंतिम बार ही पढ़ा रहा हूँ, और अभी इसका जो लाभ आप शायद ले पाएंगे वो ले पाएंगे, और शायद भविष्य में वो लाभ आप नहीं ले पाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोगों से कि हाँ, आप समझते हुए, अपनी चेतना को विकसित करते हुए, इस देश के प्रति अपने भावों को रखते हुए, और किसी बिना पूर्वग्रह के शिकार के, बिना किसी प्रेजुडाइज के शिकार के आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। ओके, तो कल कहाँ शुरू करेंगे, कार्नवालिस से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन एक साथ ही कर लेंगे दोनों का, आज वाली कक्षा का भी और कल वाली कक्षा का भी। बस हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आपसे। आज हम आपको होमवर्क अपनी तरफ से देते, और वो होमवर्क है आपका कि आपका बंगाल में 1770 में, ये भी छोड़िए, एक और क्वेश्चन, बंगाल में, अकाल तो आप जानते ही हैं, बंगाल में सन्यासी विद्रोह, अगर आपने कक्षा को ध्यान से सुना है तो वीडियो के बाद में आंसर देना, अभी नहीं। बंगाल में सन्यासी विद्रोह के बारे में किस पुस्तक में जिक्र है, किस पुस्तक में जिक्र है। अभी किसी को आंसर नहीं देना, बाद में लिखा करो, जिक्र है, अपने शब्दों को लिखा करो। बाकी अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते हैं कल के साथ में, ठीक है। 3 बजे मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ में। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय